ये दिवाली आएगी और करवा चौथ आएगा, शादी होगी घर में, दे स्टार्ट रनिंग टू द सैलून्स। इंडियन स्किन टाइप के लिए सूटेबल मेकअप पहले था ही नहीं। मेकअप के नाम पे सिर्फ लिपस्टिक और काजल ही होता था। काजल के अलावा किसी ने कुछ यूज किया ही नहीं। टिंटेड का एक अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा फाउंडेशन टाइप फिनिश भी देती है, बहुत अच्छी फिनिश बीबी क्रीम जैसा भी फिनिश देता है। तो मुझे लोग पूछते हैं कि अगर मुझे मेकअप करना हो तो मैं कैसे करूँ। जिससे हम नहा रहे थे बॉडी वॉश से, उसी तो मूड हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हेयर फॉल को लेके जो बोलते हैं कि नहीं मैंने तो बेबी शैम्पू यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगता है वो माइल्ड होता है। 10 मिनट दे दो अपने स्किन के लिए। एंड वी आर नॉट सेइंग अप्लाई मेकअप। स्किन केयर ना मैं तो लोगों को बोलती हूँ जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, ऐसे ही सोचना है। अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना और धूप से बचना और सनस्क्रीन लगाना, ये सबको करना चाहिए। तो प्रोटीन पाउडर इज अ वेरी बिग। यस, दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर डेवलपिंग एक्ने। पर जनरली प्रॉब्लम क्या, लोगों को लगता है बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए। वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। वी आर सेलिब्रेटिंग 15 इनक्रेडिबल इयर्स ऑफ फिक्सर्मा। इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे हु हैज स्पेंट 15 years in the skincare industry. She has transformed many people's lives by giving very interesting advices on skincare. Let's welcome Dr. Aanchal Pant. She has millions of followers online. वो एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया पर्सनालिटी है। वो बहुत सारे पॉडकास्ट पे आ चुकी हैं। She has made people understand about skincare. क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए. So she has busted so many myths कि क्या नहीं यूज करना चाहिए. आज के एपिसोड में हम डॉक्टर आंचल पंत से बात करेंगे एक्ने के बारे में, कैसे दिवाली के लिए स्किन को प्रिपेयर करें, और जिनकी शादियां हैं, जो भी ब्राइड और ग्रूम हैं, वो अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करें, हाउ दे कैन लुक ग्लोइंग ऑन देयर वेरी स्पेशल डे। सो डॉक्टर आंचल, वेलकम। थैंक यू सो मच। ये बताओ आप, एम्स, मणिपाल यूनिवर्सिटी, फिर वाई डर्मेटोलॉजी? मुझे डर्मेटोलॉजी में हमेशा से थोड़ा सा इंटरेस्ट तो था ही, बिकॉज ऑफ बिकॉज इट्स एन एंड ब्रांच एंड ऑल्सो हाउ क्लिनिकल इट इज, लाइक यू गेट पेशेंट इंटरेक्शन एंड ऑल्सो स्पॉट डायग्नोसिस वाज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग इन डर्मेटोलॉजी। और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ना आपको इतना ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ता बाकी फील्ड्स में से के ऊपर पेशेंट्स को डील करने के लिए, लाइक यू कैन ट्रीट द पेशेंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। सो दैट वाज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग एवेन्यू। एंड we look at skin now only from the aesthetic point of view. लेकिन जब मैंने dermatology ली थी back in 2011, it was not what it is today. So, this whole clinical aspect of it, being able to diagnose just by looking at the lesion, all that was very exciting. Right. So that is one of the reasons, dermatology. I remember मैंने ये question डॉक्टर सचिन धवन को पूछा था, तो he said, my in-laws were not happy that I am a dermat. Because they said कि ये कैसा डॉक्टर है? Generally doctor should be, a surgeon or maybe with a more serious kind of. Yeah, and I think dermatology thankfully has, gained its charm only in the last, I feel, 10 years. Like before that, तो dermat वही लेते थे जिनको बाकी चीजें नहीं मिलती थी, ऐसे हो जाता था, और हाँ, अभी तो people are genuinely interested and it's a beautiful, amazing field. There's so much to learn and so much to, gain and kind of equip yourself with. So and also it's very ever changing. तो completely updated रहना पड़ता है. तो 2011 से लेके अब तक what changes you have seen in the market? So see, I did my residency from 2011 to 2014. फिर उसके बाद 14 के बाद I started practicing. I feel like, I would say rather than the 10 years, I look at dermatology pre-COVID and post-COVID. Pre-COVID मेरे पास वही patients आते थे जिनको परेशानी होती थी, they had symptoms, they had itching or pain or kind of allergy, वो लोग ज्यादा आते थे। पोस्ट कोविड अभी लोग आते हैं अपने स्किन को बेहतर करने के लिए, एक स्किन रूटीन बनाने के लिए, स्किन को अच्छा समझने के लिए, so that major shift has happened post COVID. I think before that people used to rely more on makeup, to hide their imperfections, or even one or two acne used to not bother them so much. लेकिन कोविड के दौरान क्योंकि लोग घर में थे और बाहर जाना भी कम कर दिया, and they were consuming a lot of content online, and they were suddenly introduced to this entire the entire arena of skincare, तो उसके बाद उन लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जगने लगा, and then I feel after that people really started taking good care of their skin, and taking their skincare seriously. It was not just about अच्छा पिंपल को ट्रीट करना है, खुजली को कम करना है, सोरासिस है तो ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं रहा, या हेयर फॉल है तो ही हम जाएंगे। अभी ऐसा हो गया है कि हाँ, अगर I have good skin, but what can I do to maintain it? Which is the most important, preventative measures, which is going to give you results in the long run. So yeah, that is a really good
change that I saw post pandemic. Yeah. You have millions of followers on YouTube. ये कैसे हुआ? तो देखिए मैंने ना So from a dermat to a YouTuber. हाँ, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग जर्नी. मुझे भी कभी नहीं पता था कि इतने सारे फॉलोअर्स होंगे. मैंने जब शुरू किया था तो मुझे लगता था कि 10,000 में पहुंच जाऊं, उससे ज्यादा तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता. इससे ज्यादा लोग तो स्किन केयर में इंटरेस्टेड हो ही नहीं सकते. हमें भी ऐसा ही लगता था जब फिक्सर्मा में we used to check our followers all the time when we started. और हम जब 10K पहुंचे थे तो we were very happy. But then of course you start getting more greedy and you think कि 100,000, 200,000. जब मैंने शुरू किया था 2018 में, इतना कुछ इंटरेस्ट था भी नहीं और मैं एकदम बोरिंग सा स्किन केयर कंटेंट बनाती थी, मोस्टली ओनली एजुकेशनल. और लोग बोलते थे एकदम टीचर जैसे बात करते हो आप, और मुझे लगा ठीक है अब ऐसे ही है, आई कैन नॉट चेंज इट. So I used to just sit and make that content, just shoot with my phone in my clinic. तो ऐसे शुरू किया. तो क्यों शुरू किया, उसका एकदम इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट आई वांट टू टेल यू कि मैं ना बहुत ज़्यादा YouTube में content I used to consume, and then I used to come across these videos wherein people used to use steroid creams under their eyes to get rid of dark circles, on their pimples to get rid of acne. Right. After a point I was like, कैसे हो रहा है, कैसे अलाउड है और कैसे लीगल है इस चीजों को डिस्कस करना. एंड लोग बोल रहे हैं हाँ मैंने भी खरीद लिया, मैं भी यूज कर रही हूँ. सो मैं फिर जाके सारा कमेंट टाइप करती थी, ठीक है कि नहीं ये स्टीरॉयड क्रीम है, प्लीज मत यूज करना. ऐसे करके मैं दिन में 50-60 वीडियोस में जाके रिप्लाई करती थी कि दिस इज अ स्टीरॉयड क्रीम, प्लीज डोंट यूज इट, अगर ये हुआ तो ये हो सकता है. फिर कमेंट करते करते मुझे लगा कि मैं कितने ही वीडियोस में कमेंट कर सकती हूँ. सो देन आई थॉट कि I should maybe start educating. So I used to make English videos first, and then I realized कि एक पूरा सेक्टर है जो हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी है, इंग्लिश नहीं समझती. और वहाँ पे सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है. क्योंकि लोग कुछ भी उल्टे सीधे वीडियो बना के डाल रहे हैं और इतना ज्यादा फिल्टर यूज करके गोरा होने का वीडियोस डाल के और यही स्टीरॉयड क्रीम्स यूज करके कुछ भी हो रहा था. तो देन आई थॉट नहीं, आई शुड मेक हिंदी वीडियोस ऑल्सो. तो मैं सेम वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाती थी. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. And yeah, I never thought कि millions तो possible ही नहीं है. और I think after COVID, actually during COVID, then my channel really picked up. Like I said, people are sitting at home taking care of their skin. So उसके बाद मेरे follower count भी थोड़े बढ़े और I started then posting more content. I think dermat YouTube videos are really important. क्योंकि लोग इतने funny videos आते हैं कि आपने यहाँ एक हाथ में लगाया और दूसरे हाथ में ऐसे clean होता है, वो white हो जाता है. And people really get affected. I mean, yeah, so they're very exactly, and it's clearly photoshopped and it's clearly filter is being used. But I think क्योंकि लोग इतने भोले हैं, उनको इतना ज़्यादा समझ नहीं है कि क्या achievable है क्या नहीं, तो they fall for it also. So that was the main reason why I started YouTube, to give actual scientific, authentic information and to kind of try to ward off and fight this misinformation. ताकि लोगों को actually पता चले कि क्या achievable है और क्या नहीं. That was the main thing. So started from skin education. नहीं, इतने सारे टिकटॉक वीडियोस भी हैं. पीपल जस्ट अप्लाई एन क्रीम और वो एक्ने खत्म. दे अप्लाई समथिंग ऑन देयर हेयर एंड देन दे गेट फुल हेयर. देयर आर सो मेनी फनी वीडियोस एंड पीपल रियली फॉल फॉर इट. अगर आप उस पे कमेंट्स देखो और लाइक्स देखो तो दैट्स क्रेजी एक्चुअली. देन यू कैन अंडरस्टैंड पीपल आर रियली फॉलोइंग फॉर इट. या सो also sadly the algorithm kind of pushes those kind of content which is more attention grabbing. जितना ज्यादा आपने एकदम ड्रामेटिक बिफोर आफ्टर दिखाया उतना ज्यादा लोग उसको देखेंगे लंबे टाइम के लिए, फिर वो ज्यादा पुश होता है. उसको थोड़ा साइंटिफिकली चेक करना क्या ये एक्चुअली सही है नहीं है, वी नीड दैट अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसेस इन चेक, बट वो है नहीं. तो इसीलिए जितना आप ड्रामेटिक करोगे उतना ज्यादा वो चलती है. सो सैडली. डॉक्टर आंचल, टेल अस अबाउट सम स्किन केयर मिथ्स. सबसे कॉमन मिथ, और मैं एकदम सोशल मीडिया में वॉरियर भी हूँ इसके अगेंस्ट, कि होम रेमेडीज कैन ट्रीट एवरीथिंग. इसको हमें टैकल करना इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि पीपल फील दैट व्हेन आई से होम रेमेडीज डोंट वर्क, दे फील दैट आई एम ट्राइंग टू पुश केमिकल्स और ट्राइंग टू पुश देम टू यूज प्रोडक्ट्स, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. अगर आप होम रेमेडीज को एज अ रिलैक्सिंग पर्पस और एज you're taking some time out, me time out, you're trying to take care of your skin, just kind of relax, maybe just kind of rejuvenate, चलेगा. if that is your expectation. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि होम रेमेडीज करके आपके एक्ने सही हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स लाइट हो जाएंगे, मेलास्मा में इम्प्रूवमेंट होगा या आपके ओपन पोर्स गायब हो जाएंगे,
पॉसिबल ही नहीं है। आपके स्कार्स में क्या इंप्रूवमेंट नींबू होगी? का रस, संतरे का रस, बिल्कुल भी नहीं। या तो यू नो आई फील दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल आप होम रेमेडीज करना है करो, यू नो समथिंग माइल्ड, लाइक मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे कि अगर आप वाटरमेलन की पैक लगाना चाहो या बनाना या पपाया ऐसी चीजें लगाना चाहो, ऑल ओके, यू नो दीज आर माइल्ड एंड दीज आर ओके फॉर द स्किन। कर्ड लगाना चाहो, दैट्स ओके। मेरा प्रॉब्लम है विद दो स्क्रब्स। ऑरेंज के पत्ते को जो पील को ड्राई करके उसको स्क्रब बना के लगाया, मूंग दाल को पीस के लगाया, यू नो ओ माय गॉड, इट लाइक बेसन में नींबू और पता नहीं क्या क्या मिला के शिवर डाउन माय स्पाइन। एंड नींबू का रस लगाना, ऑरेंज का जूस लगाना, सबने बेकिंग सोडा लगाना अंडर आर्म्स में एक्सफोलिएट करने के लिए, यू नो देन आई फील दैट यू कैन नॉट डू दैट। क्योंकि देखो, जब भी हम मेडिसिन में भी, जब भी हम किसी भी रेमेडी या किसी भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्क बेनिफिट रेशियो। करेक्ट, you know the benefit should always outweigh the risk, but with home remedies I feel that there's such minimal benefit, especially with these citric ingredients, and there is a risk. Why would you want to put your skin through that? So जब आपको पता है कि इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी नहीं और आपका रिस्क है कि वो और खराब हो सकती है, आपकी स्किन को और इरिटेट कर सकती है, व्हाट्स द पॉइंट? करेक्ट, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई आई फील, यू नो, वो बिल्कुल भी डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, उसके ऊपर कोई पेपर्स नहीं है कि अगर आपने नींबू का रस लगाया, कितना लगाया, कितने टाइम तक लगाया, उसका क्या इफेक्ट आया फेस के ऊपर। आपने सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देखा या टिकटॉक देखा या इंस्टा पे देखा एंड यू स्टार्ट, उसमें तो बहुत कुछ आता है। ये somebody is always mixing something making something and showing incredible results. और नींबू का, you know, a lot of people don't know that lemon can actually irritate the skin. Not only that, it also photosensitizes your skin. Correct. So after applying any kind of neembu, if you're going out in the sun, it makes your skin more sensitive to develop tanning and even a burn. So why would you want to use that on your skin? तो अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे, जैसे मैंने बोला, you know, some fruits maybe if you want to apply like a watermelon or a papaya or a banana, something like that is still okay. Mix it with a curd. If you want to apply rose water, a little bit of honey, all that is fine. But don't go for any kind of scrubs and harsh acids on the skin. उससे नहीं होगा कुछ। मुझे लगता है डॉक्टर आंचल, आई थिंक कुछ कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है हम लोगों की कि लगता है कि कुछ भी नेचुरल हमने यूज किया तो वी आर डूइंग अ फेवर टू आवर स्किन। यू नो, जैसे हमने खाया है बनाना तो इट हैज डन सो मच बेनिफिट टू आवर बॉडी। सो बनाना, यू नो, अप्लाइंग बनाना और एनी फ्रूट paste on the face will give us the same benefit. Absolutely not. Home remedies only help by moisturizing your skin and maybe causing a little bit of exfoliation if you're using some curd or something because of the lactic acid. That's it. वो कुछ ऐसे चमत्कार तो करने वाला है नहीं। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा मॉइस्चराइज है, सो यू नो दैट्स व्हाई यू माइट फील दैट इट्स लुकिंग अ लिटिल ग्लोई एंड बेटर, बट दैट्स इट, इट्स ओनली मॉइस्चराइजर्स। ऑल्सो दिस अनदर मिथ दैट यू नो ऑल एवरीथिंग नेचुरल इज बेटर। नेचर में इतना वेरिएशन है। अगर आपने मान के चलो एक नींबू लिया और यू नो यू कैन नॉट कंपेयर वन नींबू टू द अदर, मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन है वो लेमन में, क्या आपको उसके एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं एज कंपेयर टू व्हाट इज मेड इन अ लैब, manufactured in a lab under controlled conditions which are tested from time to time, wherein it's temperature regulated. Correct. And the ingredients are put in a certain proportion so you know कि reproducibility कितनी है। Correct. So I would rather depend on that rather than natural products, you know. So even though we feel the natural मतलब better, लेकिन नहीं, natural में भी कितना सारा variation होता है और that's why some people end up getting burns because of it, because it's not actually standardization नहीं possible है उसमें। तो जब हम लोग भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं फैक्ट्री में, तो ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट हैज अ COA, यू नो, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, वेयर हाउ मच परसेंटेज वी हैव टू यूज। इट्स एक्चुअली गिवन बाय द इंग्रेडिएंट सप्लायर टू अस कि 2% में आपको ये इफेक्ट आएगा, 2.5% पे आएगा, एंड मैक्सिमम डोसेज शुड बी 3%. इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट. So, and if you are using less than 2%, there will be no effect on the skin. So that's how we use it. So it's all scientifically proven. बिल्कुल। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं, आप विटामिन C सीरम बोलते हो कि बहुत अच्छा है, तो फिर मैं क्यों नींबू का रस और ऑरेंज जूस ना लगाऊं, यू नो, बिकॉज और उसमें भी तो एक्सट्रैक्ट ही है, लेकिन हैविंग एन एक्सट्रैक्ट in a properly measured percentage and applying something raw on your skin, उसमें बहुत डिफरेंस है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने बैरियर को नहीं डैमेज करना चाहोगे कि इतना कुछ लगा के, एंड व्हेन इट इज इन अ बॉटल फॉर्मुलेशन इन अ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, लाइक यू सेड, वो बेनिफिट पाने के लिए एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होता है जो स्टडी किया गया है। आप इतना भी लो नहीं हो सकता कि वो कुछ ना रिजल्ट दे और इतना भी हाई नहीं हो सकता कि वो स्किन को इरिटेट करे। तो इसीलिए वो प्रॉपर एक प्रोपोर्शन और परसेंटेज निकाल के वो लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सी रिजल्ट्स। राइट, राइट।
Or what do you think about this K-beauty drama? K-drama, K-beauty, K-drama only. So K-beauty as a whole, I think is okay. I would say, you know, it's not harmful for sure. And you can definitely go ahead and use Korean beauty products, not a problem. Do you need Korean beauty products? No. But do you think we can become like Koreans? Absolutely not. Never. Unka, the facial structure is different, their bone structure is different, the way the skin is wrapped on the bone, that is different. Unka skin thoda stretched hota hai. Wrapped ही रहता है. Alabaster skin के हाँ, उनका एकदम अलग से टाइप का बोन स्ट्रक्चर होता है जो हमारा हो ही नहीं सकता. हमारे you know आंखों के नीचे गड्ढे होते हैं, we get folds, you know they don't have that much of sagging seam in their skin type. It's a more tighter, lifted. I'm imagining. वो लगता है stretch का type का skin होता है उनका, हाँ. And also the quality of the skin is different. They do not pigment as easily. No, and they don't. Also Korea में ना बहुत strict beauty standards है, which people here don't understand. You know, there they value beauty over everything. Like they don't go out in the sun without using sunscreen or carrying an umbrella, covering themselves up. वहाँ पे इतने छोटे age से ही इतना conscious बनाया जाता है, which I don't think is correct. But you know, it is what it is. You know, it's a culture that you cannot comment on. Maybe you know. So you know, I have stayed for 12 years in Southeast Asia. So the whole area is like that. You won't believe person who's earning very less. You know, maybe $100. Or $200 in a month, they also take care of their skin so much. They wear full gloves पहनते हैं, बड़ी wide brimmed hat, पूरी बड़ी सी hat लगाएंगे. वो अपने आप को बहुत sun से cover करते हैं. इतनी ज़्यादा उनके अंदर awareness है. और I think Indians, we are very careless about. I think whole attitude is very careless. Is different. और आप compare कर रहे हो उनकी lifestyle से, उनका, you know, it's drier there and it's more cold. तो all their products are little hydrating, moisturizing, plumping. तो लोग ना जिनकी sensitive skin है और जिनकी dry skin है, they love using Korean beauty products. क्योंकि देखो Korean beauty products को एक तो चीज मैं बताऊंगी कि they do kind of work on the customer satisfaction aspect. You know, they really value consumer satisfaction a lot. Rather than just giving results, they want कि नहीं लगाते ही कैसा feel आ रहा है, लगाते ही उनको कैसा improvement आ रहा है, या you know how much people enjoy using that product. They really value that. इसीलिए उनके अगर आप ingredient list पे देखोगे ना, बहुत सारे ingredients होंगे. Same. Mostly they are mostly moisturizing ingredients only. So you won't believe, Dr. Anchal, when we started Fix Derma, I remember हम लोग drug approval के लिए we have to submit our formulation. So the drug department used to say कि 50 प्रोडक्ट क्या जरूरत थी डालने की. हम लोगों ने तो देखा है फॉर्मुलेशन, लाइक दे वर नॉट यू नो एक्सपोज्ड टू सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज एंड ऑल. सो दे यूज्ड टू से इसके पहले तो हमारे पास 3, 4, 5 इंग्रेडिएंट का प्रोडक्ट बनता था. तुम लोग ये इतना छोटा थोड़ा 0.5, 0.2. We also put a lot of ingredients in products. So I think same way we also work. So I don't think the drug department used to understand, but now I think they are okay with it. So we have around 90 products, 90 ingredients in our eye refining matrix, which was quite a bit. Yeah. But actually it makes a difference when you formulate the product. Exactly. So, you know, that is how it got this entire popularity. Do you need it in your skincare routine? No. If you can afford it, if you want to use it, it's okay. But it's not magical. और लोग ये सोच के उसको यूज करें कि कोरियन के जैसे स्किन होगी, जो पॉसिबल ही नहीं है. बहुत सारी चीजें जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. मैं तो सजेस्ट करूंगी कि, you know, if for Indian skin type, for South Asian skin, just following a simple skincare routine and understanding the basics of skincare and understanding your skin is the most important. अभी आजकल बहुत लेजी हो जाता है चीजें. नया ट्रेंड चला हुआ है इंस्टा पे कि आप कोरिया जाओ और 10 साल छोटे होके आ जाओ. You're 10 years younger. Is it possible? No. देखो, अगर आप फेसलिफ्ट करोगे तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन 1-2 स्किन ट्रीटमेंट करके कुछ होगा क्या? नहीं. देखो, कुछ भी ऐसा स्किन ट्रीटमेंट है ही नहीं जो कि आपको इतना लंबा सस्टेन रिजल्ट दे. स्किन क्योंकि इतना टर्नओवर होता है हमारा, यू नो, एवरी मंथ चेंज होती है, और ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं जो इतना लंबा टाइम के लिए आपको रिजल्ट दे. रेगुलरली कंसिस्टेंटली उसको करोगे तो ही आपको सस्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे. मुझे लगता है अगर ऐसा होता तो शायद बॉम्बे और सियोल की फ्लाइट्स बहुत सारी बढ़ जाती, बिकॉज ऑल हाफ ऑफ बॉलीवुड वुड गो देयर फॉर द ट्रीटमेंट्स. वन थिंग इज देयर कि क्योंकि कोरिया में ब्यूटी को इतना ज्यादा मायने दिया जाता है ना, तो उस हिसाब से रिसर्च भी वहाँ बहुत होते हैं. तो वहाँ के स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी पुट इनटू द रिसर्च. दे स्पेंड अ लॉट ऑन फाइंडिंग न्यू इंग्रेडिएंट्स, ट्राइंग टू मास्टर न्यू टेक्नोलॉजीज. और वो भले ही FDA अप्रूवल होते होते थोड़ा लेट हो जाए, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन इंग्रेडिएंट्स व्हिच कोरिया हैज पायनियर्ड इन.
you know. So yes, then those treatments do work and help. Not for a very long time, but yeah, they do give For that certain, rejuvenation, the skin improvement. Definitely उनके बहुत सारे टाइप के न्यू इंजेक्टेबल्स है जो वो स्किन बूस्टर की तरह स्किन के नीचे इंजेक्ट करते हैं, उससे भी इंप्रूवमेंट आती है. उनके बहुत सारे फेशियल मशीन्स और वो सब है जिसकी वजह से भी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है. Yes, that is definitely there. They are quite advanced in technology that like I that think the ways. whole region, I'll say, the whole region, if you go to Thailand or Vietnam or Japan, of course, Japan is very developed. So the whole region is like that. They're very much aware and they don't think it's waste of time and waste of money. हमारे यहाँ ये ऐसा क्यों है? सबको क्यों लगता है कि, looking good and being intelligent or hardworking doesn't go together. Yeah. है ना? कुछ ऐसा है. I feel people आपको think that they अगर- have to choose one. You know, either you are intelligent, successful, or you only think about looking good. You know, पता नहीं ये कहाँ से आया और क्यों लोग ऐसा सोचते हैं. धीरे धीरे चेंज हो रहा है. अभी people want to at least basic skin का ख्याल रखना, basic grooming habits तो अभी तो थोड़े आ गए हैं. But yeah, it's बहुत ही पीछे हैं हम compared to other countries. Yeah. मुझे since we have, I just told you we were abroad, so Indians are sometimes looked down upon because of the body odor also. उनकी perfume नहीं लगाना, deo नहीं लगाना. Yeah. So they also take it very lightly. I Correct. think, and if the woman has worked in the kitchen, she won't change her clothes. It all absorbs all the odor, body odor. Yeah. And we have a I've heard this a climate. lot. Yes. Yeah, and we have a climate in India which is very sweaty. We sweat a lot and warm climate all over India. Also, the onion, garlic that we use in our food. Yes, That also yes. contributes a little bit. और मुझे लगता है हमें तो Odor. ज्यादा ध्यान रखना चाहिए body odor का comparatively Absolutely. because of the climate, right? I think it's slowly coming in. Of course, perfume की sale has seen a very spike, in sales. और मैं तो बोलूंगी अगर आपकी बॉडी ओडर है तो आप परफ्यूम से मास्क करने की मत सोचो. मतलब क्यों है बॉडी ओडर, even using something like a benzoyl peroxide soap in the underarm area, that can also really help in reducing the odor. So trying to find the cause is also important. Underlying cause. हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, स्पेशली लड़कों में क्या होता है, उनको लगता है कि मतलब बॉडी ओडर में बहुत ज्यादा डिओड्रेंट स्प्रे कर लो और उससे मास्क हो जाएगी. नहीं, एक्चुअली कभी कभी वो डिओड्रेंट और जो बॉडी ओडर का वो मिक्स करके ना और ज्यादा पंजेंट सा स्मेल आता है. तो टेकिंग केयर एंड वेयरिंग ओनली प्योर कॉटन क्लोथिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हमारे क्लाइमेट में ऐसे सिंथेटिक क्लोथिंग और वो सब के लिए बना ही नहीं है. क्लाइमेट इतना ह्यूमिड है, इतना स्वेट करते हैं हम, और उसमें आप अगर ऐसे सिंथेटिक फैब्रिक पहनोगे तो दैट ऑल्सो एड्स टू बॉडी ओडर. सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ट्रिगरिंग इट एंड ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो रियली हेल्प्स. हाँ, मैंने तो हमेशा देखा है लोगों को आपस में बात करते हुए भी कि स्किन केयर क्यों करना, क्या जरूरत है, आई एम लुकिंग गुड, और बहुत प्राउडली बताते भी हैं कि मैंने तो कभी कुछ लगाया ही नहीं अपने फेस के ऊपर. Lot of women also talk like this, but I think that myth has to be busted. And they also have this idea that too much of skincare is going to ruin their face. I'll tell you where that started. So first, your first part of the question, yes, that people are not very aware and yeah, they take pride कि वो लोग कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं लगाते. बहुत टाइम के लिए हमारे कंट्री में मेकअप के नाम पे सिर्फ लिपस्टिक और काजल ही होता था. काजल के अलावा किसी ने कुछ यूज किया ही नहीं. शायद मेकअप तो सिर्फ वो शादी में एक बार यूज करते थे, उसके बाद तो कभी किया ही नहीं. सो आई ऑल्सो फील इंडियन स्किन टाइप के लिए सूटेबल मेकअप पहले था ही नहीं. कैसे इतना व्हाइट वॉश कर देते थे और ऐसे टाइप के फाउंडेशंस आते थे जो एकदम हमारा फेस को नीला कर देता था, बिकॉज ऑफ अनमैचिंग. और व्हाइट कलर का जैसा लगाओगे ब्राउन और वो मिलके तो एकदम ऐसे बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी. तो आई थिंक दैट्स वेयर दिस एंटायर अवर्जन टुवर्ड्स मेकअप स्टार्टेड. एंड ऑल्सो फॉर स्किन केयर की जो भी स्किन केयर हमारे पास आते थे सारे फॉरेन ब्रांड्स के होते थे, जो यूज्ड टू बी आइदर टू थिक और टू हेवीली फ्रेग्रेंस, जो सबको सूट नहीं करता था. वो इतने थिक होते थे जो हमारे क्लाइमेट में नहीं सूट होती थी. तो कभी भी इंडियन क्लाइमेट, इंडियन स्किन केयर को ध्यान में रखते हुए कभी प्रोडक्ट्स बने ही नहीं. आजकल तो सब ब्रांड्स बनाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ ऑडियंस दे आर केटरिंग टू. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो उस टाइम पे नहीं था, तो आई थिंक सिंस देन इट्स बीन गोइंग ऑन कि नहीं, इंडियन स्किन के लिए नहीं बनाए मेकअप और नहीं बनाए स्किन केयर. लेकिन स्किन केयर ना, मैं तो लोगों को बोलती हूँ जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, ऐसे ही सोचना है कितने टाइम के लिए लगाना, कितने टाइम के लिए आप ब्रश करोगे. सेम वे, कल ही तो ब्रश किया था, आज भी ब्रश करना है. सेम थिंग विद स्किन केयर एज वेल. इट्स लाइक रोज मेंटेनिंग इट. हाँ, रोज ब्रश करते हो, रोज ब्रेकफास्ट करते हो,
तो अगर 10 मिनट दे दो अपने स्किन के लिए, एंड वी आर नॉट सेइंग अप्लाई मेकअप, वी आर सेइंग सिंपल स्किन केयर रूटीन, That's all you need. should follow. Yeah, that's And it all you takes need. only not even 10 minutes. I would say 2 minutes in the morning and 2 to 3 minutes at night. Right. अगर आप मेकअप रिमूव करते हो तो हाँ थोड़ा सा वॉशिंग माइट टेक अनदर 2 मिनट्स बस. इतना भी आप अगर निकालोगे, और इतना इलेबोरेट चाहिए भी नहीं. क्लेंजर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन मॉर्निंग में, शाम को एक क्लेंजर, एक सीरम एंड मॉइस्चराइजर, इतना भी करोगे यू विल बी एबल टू मेंटेन इट इफ यू डोंट हैव एनी इश्यूज एज सच. तो बेसिक तो होना चाहिए. एक हम लोग हमेशा एक बहुत इंडियंस का बहुत एक फनी वो देखते हैं, ये दिवाली आएगी और करवा चौथ आएगा, शादी होगी घर में, दे स्टार्ट रनिंग टू द सैलून्स, they start running to the aesthetic clinics to look good, to look, the best. रहता है कुछ miraculous change हो जाएगा अभी, they will start looking 10 years younger. तो why, ये भी क्यों है? क्योंकि like I said before, जब भी हम मेकअप के बारे में सोचते हैं, हमेशा हम we only associate with some occasion, some wedding, something in the family for which you need to look good. We don't look at it as नहीं every day I want to look my best. हम सिर्फ ओकेजन के हिसाब से ही जीते हैं, और उसकी वजह से डे टू डे मायने ही नहीं रखता. लेकिन फॉर स्किन केयर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डूइंग समथिंग रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली इन ऑर्डर टू सी रिजल्ट्स. हाँ डेफिनेटली अगर आप प्री कुछ इवेंट आ रहे हो, प्री ब्राइडल, हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो थोड़ा सा बूस्ट दे आपके स्किन को. लेकिन अगर कुछ ऐसी इश्यूज है जिसको करेक्ट करना है, वो इतना जल्दी तो होने वाला है नहीं. स्किन में कोई भी चेंज देखने के लिए आपको 3 to 6 months तो लगेंगे. तो जब आप रेगुलर बेसिस में करोगे, उसको मेंटेन करोगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा. थोड़ा सा ग्लो हो सकता है, थोड़ा हाइड्रेशन हम दे सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइटर, बेटर दिखे. लेकिन क्या एक्ने गायब हो सकता है एक बार ट्रीटमेंट करके, या आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी क्या? नहीं, वो तो एकदम धीरे धीरे ही लाइट. It's like a journey, it's a process. It's something that you have to invest on every single day. Prioritize it like you prioritize your oral hygiene. You prioritize your skin hygiene as well. I always talk about skin health. I think skin health is very important, like your internal health. Yeah. Right? See, when we are talking about skin health, now we are not discussing, oh, yeah, you should have glass skin, yeah, you Korean glass skin, yeah, something glamorous. No, we are just trying to maintain your skin to the best possible skin that you can have. Just maintain it. That's all. And you try to attain the skin that you can attain. That's all it is. ना कुछ unrealistic expectations set करना जरूरत नहीं है. बस आप रेगुलर बेसिस में स्किन हेल्थ, सो दैट एटलीस्ट ओवर टाइम इट विल नॉट गेट वर्स, इट विल नॉट गेट डल. और लोग ना स्किन केयर से बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं. स्किन केयर इज समथिंग जो आपका 40-year-old 50-year-old सेल्फ थैंक करेगा कि हाँ चलो आपने 20s और 30s में आपकी स्किन अच्छी रखी. क्योंकि हम सोचते कि नहीं आज क्रीम लगा लिया, इन मंथ 2 months बहुत अच्छा चेंज आ जाएगा. नहीं, ये क्यूमुलेटिव है. थोड़ा थोड़ा होके जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है आपके SIP में, सेम है स्किन केयर में भी कि ये कंपाउंड होके जाएगा. और ओवर टाइम देन यू नोटिस दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस डेफिनेटली बिटवीन पीपल हु टेक केयर ऑफ देयर स्किन in their 20s and 30s versus people who don't when you look at them in their 50s. Definitely there's a difference. So whenever a patient comes to me, I know, I can tell the difference between people who take care of their skin and people who don't. Of course, देखो, genetics also play a huge role. कभी-कभी there are certain things that you cannot fight. Some faces age a certain way, skin का थोड़ा सा sagging जल्दी हो सकती है, wrinkling जल्दी हो सकती है. These are things we cannot change. But overall, at least थोड़ा सा भी hydration maintain करेंगे, sun protection हम use करेंगे, तो definitely improve तो होगा ही. So just to make our people understand how compounding works in skincare, अगर आपने 1 रुपए रोज पिगी बैंक में डालना शुरू किए, 10 दिन में वो 10 रुपए होते हैं, राइट? तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10 पे मिलेगा, 10 के 12 पे मिलेगा, 12 से 14 पे मिलेगा. तो दैट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट. और वैसे ही स्किन केयर काम करता है. अगर रोज आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अपने पिगमेंटेशन के लिए या एक्ने के लिए, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा. पर जनरली प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए. तो अगर हम स्टेप वाइज एक्ने को देखें, जिनको एक्ने शुरू हो रहा है, सो व्हाट एग्जैक्टली स्टेप वाइज दे शुड डू? पहले तो देखो, अगर एक्ने है तो पहले तो क्लेंजर एक सही यूज करना चाहिए. तो आपके स्किन टाइप के हिसाब से, क्योंकि एक्ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयली स्किन में होता है, ड्राई स्किन में भी एक्ने हो सकती है. तो आपके स्किन के हिसाब से आप एक क्लेंजर चूज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपको एक सीरम यूज करनी है, आइदर सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम, जो आपके ऑयलीनेस को भी कंट्रोल करेगा और ये जो कॉमेडॉन्स है उसको भी होने से रोकेगा. फिर उसके बाद एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करोगे. इतना भी करोगे, थोड़ा सा एक्ने में तो कंट्रोल आएगी ही.
अगर आपको लगता है कि आपका महीने में 3 से 4 से ज़्यादा एक्ने निकल रहे हैं या फोरहेड भरा हुआ है वाइट हेड से, फिर सिर्फ स्किन केयर करके ही नहीं होगा। फिर एक बार आपको शायद एक्सट्रैक्शन करनी पड़े, थोड़े टाइम के लिए शायद ओरल मेडिकेशंस लेनी पड़े, फिर उसके साथ साथ आप स्किन केयर करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगी। और जब भी आपको एक्ने हो रहा है, स्पेशली द रेड पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स, तो फिर सिवियर एक्ने ना, फिर अपने डाइट और लाइफस्टाइल में जरूर ध्यान देना। दैट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वे एक्ने बिहेव्स। स्पेशली अगर आप ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो और स्वीट्स, चॉकलेट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हो, प्रोसेस्ड फूड लेते हो, उससे भी ना हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फिर जो ऑयल सिक्रीशन है स्किन में उसको बढ़ाता है। तो उसकी वजह से भी लगता है कि बहुत ज्यादा एक्ने सडनली बढ़ गए। तो डाइट का ध्यान देना भी जरूरी है। तो एंड देखा गया है कि स्ट्रेस ऑल्सो एग्जैसरबेट्स एक्ने। तो ये सब चीजों में अगर आप ध्यान दोगे तो देन यू विल सी अ बेटर रिजल्ट। तो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन तो बनाना ही चाहिए अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। मैंने आई थिंक हमारे ऑडियंस को हमेशा लगता है या यंगस्टर्स को लगता है कि हम लोग उनको लेक्चर देते रहते हैं, जंक फूड नहीं खाओ, जंक फूड मत खाओ। बट आई ऑलवेज टेल देम दैट इफ यू वांट ब्यूटीफुल स्किन, कुछ महीनों के लिए मत खाओ। यू कैन स्टार्ट हैविंग इट लेटर ऑन, मे बी इन मॉडरेशन, बट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फॉर सम टाइम वो नहीं खाएंगे ना, वो अपनी स्किन में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेंगे कि उसके बाद उनको टच करने का मन भी नहीं करेगा। गुड, ऐसे ही होते हैं मेरे पेशेंट्स के साथ मोस्टली। वो शुरू में बोलते हैं अरे मिल्क बहुत मिस हो रहा है, मिल्क क्यों नहीं पीऊं, मिल्क क्यों नहीं पीऊं। जो भी एक्ने के पेशेंट्स होते हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि शुगर और मिल्क अवॉइड करो, आफ्टर सम टाइम दे देमसेल्व्स वांट टू अवॉइड इट ऑन देयर ओन बिकॉज द स्किन इंप्रूव्स सो ड्रास्टिकली। करेक्ट। एक सिवियर एक्ने पेशेंट को कितना टाइम देना चाहिए ठीक करने? मिनिमम 3 to 6 months। 3 months में आपका स्किन अच्छे से रिजल्ट्स दिखाना शुरू करेगा, नए एक्ने आने कम हो जाएंगे, फिर कंप्लीटली कम होते होते तो 6 months भी लगता है, और सीवियर केसेस में तो 8 to 9 months भी लगता है। इसीलिए जब भी हम एक्ने के पेशेंट्स देखते हैं ना, उनको हमेशा एक रोड मैप बना के देते हैं कि आपको 6 months to 1 year तो ये रेगुलर रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ 15-15 दिन में आपको डॉक्टर के पास जाना है, नहीं। पहले शायद 3-4 विजिट्स आपको मंथली करना पड़े। एक बार आपके स्किन समझ में आ जाए, एक रूटीन बन जाए, तो फिर आप 2-3 months में एक बार विजिट करोगे तो भी चलेगा। एंड सी द सेम विथ एक्ने प्रोन स्किन। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना, वो चेंज नहीं हो सकती एक बार स्किन प्रोडक्ट यूज करके। जैसे कि अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप एक बार आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, हमेशा के लिए मॉइस्चर नहीं रहेगा। ड्राई स्किन इज योर same with type acne of your prone. skin. Yeah, so acne prone is also a skin type, So you have to make sure to take care in such a way कि you are not predisposing your skin to develop acne. तो रेगुलर बेसिस में एक क्लेंजर यूज करना, ऐसे प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स यूज करना जो एक्ने को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, that has to be a long process. तो शुरू में शायद अगर एकदम सीवियर एक्ने है तो हम ओरल मेडिकेशंस वो सब देते हैं। एक बार वो बंद हो जाए तो सिर्फ आप क्रीम लगा के भी इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो लंबे टाइम के लिए। क्योंकि एक्ने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और मैं तो आई ऑलवेज टेल पीपल दैट प्लीज फिक्स इट, डोंट हाइड और डोंट पुट टू मच फाउंडेशन टू हाइड, यू फिक्स इट बिकॉज इट लीव्स मार्क्स। यस, तो हाँ, तो मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं एक्ने का क्यों ट्रीटमेंट करना है, वो तो चला ही जाता है ना। मेरे एक्ने तो 2-3 हफ्ते में चले ही जाते। एक्ने के जो स्कार छूटते हैं ना, वो फिर कभी नहीं जाते। तो हम एक्ने इसीलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते वो स्कार छोड़े। तो जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उनके 2 भी एक्ने होना और अगर स्कार छूट रहा है तो देन आई ट्रीट इट मोर अग्रेसिवली वर्सेस अ पेशेंट हु हैज अ लॉट ऑफ एक्ने बट हैज नो स्कार्स। क्योंकि अगर स्कार एक बार हो गई ना तो नॉर्मल स्किन कभी नहीं हो सकती। अगर आप लेजर्स भी कर लो, कुछ भी कर लो, डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हैं, समटाइम्स अप टू 80% इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वो किसी लाइटिंग में शैडोइंग, वो स्कार्स तो दिखेंगे। हाँ, तो इसीलिए टेकिंग गुड केयर, स्पेशली इफ यू आर समबडी स्ट्रगलिंग विद सिवियर एक्ने, टेकिंग केयर ऑफ योर एक्ने सो दैट वो स्कार ना छोड़े, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आई थिंक सबसे दूसरी सीरियस प्रॉब्लम है, आई थिंक एवरी थर्ड woman I see that problem is pigmentation. Oh yeah. We have those round cheeks. Yeah. And even men have now so much of pigmentation. वो तो हमेशा से थी, झाइयाँ तो हमेशा से थी। तो उसका कितना टाइम लगता है? झाइयाँ as somebody बहुत जल्दी गिव अप करते, मैंने देखा। हाँ, as somebody who suffers from melasma, I also have melasma and I treat melasma patients every single day in the clinic. It is a very tough condition to treat. हाँ, तो झाइयाँ जो मेलाज्मा है ना, वो इतना जल्दी से रिजल्ट दिखाता नहीं है और बहुत वेरिएशन है। किसी किसी में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, किसी किसी में बिल्कुल नहीं आती है, किसी में बहुत टाइम लगता है बेटर होने में, किसी में ओरल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल पील्स की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर बेसिस में क्रीम्स लगाना ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबको क्या करना चाहिए? अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना और धूप से बचना और सनस्क्रीन लगाना, ये सबको करना चाहिए।
अगर आप नहीं चाहते हो कि ज़्यादा पैसे खर्च करो या आप नहीं चाहते हो कि अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है किसी डॉक्टर को दिखाने की, पर ये भी आप कर सकते हो कि सिर्फ आप एक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज़ करो। मॉइस्चराइजर ताकि आपकी बैरियर मेंटेन रहे, ड्राई ना हो, इरिटेटेड ना हो स्किन, और सनस्क्रीन ताकि जो भी यूवीए यूवीबी रेज है और विजिबल लाइट है जिसकी वजह से आपका स्किन और ज़्यादा डार्क हो सकता है, उसको आप प्रिवेंट करो। बस आप इतना भी करोगे तो बेहतर रहेगा। मेलाज्मा अगेन बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट और बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन है, धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आती है और लंबा चलता है। तो इसके लिए पेशेंस भी जरूरत है, डिसिप्लिन भी जरूरत है, और एक्सेप्ट करना कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं, भले ही जीरो ना हो, कंप्लीट क्लियर ना हो, लेकिन दबा के रखना इज ऑल्सो एन इम्प्रूवमेंट। तो ये और खराब हो जाता है क्या? ये भी also hugely depends. I have seen a lot of patients जिनका 20s में मेलाज्मा शुरू हुआ लेकिन बहुत ही थोड़ा है, और अभी तक after 20 years 25 years भी उतना ही है। लेकिन किसी का 40 years में शुरू हुआ है और by 40 to 43 बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया। So there's a huge variation. So there are certain things that you need to take care of. Hormonal imbalances, oral contraceptive pills sometimes can lead to exacerbation. कभी-कभी IUD जिसमें हार्मोन्स होता है उसमें भी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं उसकी वजह से भी मेलाज्मा ट्रिगर हो सकती है। तो these are certain things we look at कि ये पेशेंट में है तो नहीं जिसकी वजह से ट्रिगर हो रही। तो when that trigger is removed it improves a little bit. But consistent सन प्रोटेक्शन, फिजिकल मेजर्स ऑफ सन प्रोटेक्शन, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना नहीं, सन को एक्टिवली अवॉइड करना, और अम्ब्रेला लेके चलना, सन ग्लासेस पहनना बड़े वाले ताकि वो एरिया कवर हो, वो सब करने के साथ साथ सनस्क्रीन लगाना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I think that awareness is already there. Because we have seen a huge spike in sales of sunscreen all over the industry, entire industry. So that's a very good sign. Yes. Very good sign. Yes. People have started taking sunscreen seriously. Yes, that I think is a big boon of social media that I wish when I was 20 I would have used sunscreen. मेरे इतने मेलाज्मा नहीं होते. Even while studying MBBS, people must be wondering why are you talking like this? Yeah, because I have liked one, but still like I wish कि इतना awareness होता उस time पे जब मैं MBBS कर रही थी, MD कर रही थी, तब भी इतना था नहीं importance of using sunscreen. और हम एक लेक्चर के दूसरे लेक्चर में जाने में इतना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, हॉस्टल से मेस से फिर कॉलेज, कितना ज्यादा सन एक्सपोजर होता है एज अ स्टूडेंट हर किसी को। और आप उस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेते हो तो उसमें भी इतना ज्यादा सन एक्सपोजर होता है। काश मुझे किसी ने बताया होगा कि रेगुलर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। So our exposure was there because when we were in abroad, but हमें भी लगता था कि सनस्क्रीन बीच पे लगाते हैं, सिर्फ बीच पे और स्विम करते समय सिर्फ स्विमिंग के टाइम पे सनस्क्रीन लगाना होता है, बाकी टाइम सनस्क्रीन जरूरत है ही नहीं। बट ऑल्सो द फॉर्मुलेशंस वो सच कैसे होते थे पहले के सनस्क्रीन, एकदम आंखों में जलन होना, इतना ज्यादा व्हाइट कास्ट छोड़ना, इतना ज्यादा थिक, वो लगाना भी इतना मुश्किल होता था। Compliance was also an issue. Correct. But now, because of such good products in the market, with such good formulations, and also there are so many skincare brands because of which the consumer is only benefiting. क्योंकि अभी competitive हो गए prices, everybody is trying to make the best products. तो you are getting really high quality products at a very affordable price. जो पहले था नहीं। मैं भी जब सोचूं तो मैं जब 10-15 साल की थी जब मैंने स्विमिंग शुरू किया, let's say in 95-96, तब भी एक bottle of sunscreen should be 300-400 rupees. जो आज के टाइम पे कंपेयर करो तो it'll be in thousands, तो आजकल आप कितना अच्छा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो at similar price point, So definitely the whole skincare market has changed, and because of so much of competition and such high quality products, consumers are benefiting it a lot. Tier 2, Tier 3 cities are still not so aware and their consumption is still quite less. Even skincare is more consumed in metro cities. Yeah, hopefully now with awareness, with podcasts like this, I'm also, trying to constantly educate on my YouTube channel, trying to encourage people to just follow a basic skincare routine. Basic, that's all you need. Basic, हाँ, ऐसा कुछ hi-fi, fancy, expensive चाहिए भी नहीं. आजकल तो इतने अच्छे products हैं. Nowadays you get sunscreens for 300-400 which also perform well, like so something that you can use for a long time. Men, laugh at us. And sometimes women also, some of them, कि जिससे हम नहा रहे थे बॉडी वॉश से, उसी तो मुंह धो सकते हैं, तो क्यों नहीं धो सकते? ओके, तो कुछ ऐसे मतलब कंपनीज लाइक अस आर ट्राइंग टू सेल देयर क्लेंजर एंड वॉशेस। नो, तो पहले तो स्किन ऑन द फेस एंड स्किन ऑन द बॉडी आर टोटली डिफरेंट। ओके,
स्किन ऑन द फेस इज वेरी रिएक्टिव टू प्रोडक्ट्स. आप फेस पे और बॉडी वैसे लोशन में भी अप्लाई करेगा. क्यों आप बॉडी लोशन फेस में नहीं यूज कर सकते हो? यू नो, बिकॉज फ्रेग्रेंसेज वाले प्रोडक्ट्स हो गया, थिक चिपचिका प्रोडक्ट्स, आप वो बॉडी में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वो आपको फेस में लगाओगे, आपको एक्ने हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, उससे जलन खुजली भी हो सकती है टू पीपल हु आर सेंसिटिव टू दोज इंग्रेडिएंट्स. तो इसीलिए हम सेम प्रोडक्ट बॉडी और फेस में नहीं लगाते, बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलेशन and the way it feels on the skin. Yes. And when it comes to washes, yes, the pH is different. See, on the body, doesn't really matter the kind of cleanser that you use. And if you have very, very dry skin, definitely use something that's moisturizing, something with a pH which is as close to 5.5 as possible. Otherwise, you can get away using a cleanser. But the same cleanser, if you use on the face, वो आपको खिंचा खिंचा लगेगा, dry लगेगी, irritated लगेगी, आंखों के आसपास थोड़ी सी खुजली जैसी लगने लगेगी. So, you know, that is also one of the reasons why we keep the body care products and the skin care products separate. ऐसे है कुछ cleansers जो आप body में भी और face में भी use कर सकते हो. लेकिन even for the financial aspect, मुझे लगता है कि, you know, cleanser थोड़े से better quality के आप use करो face में. That is better. Body wash, usually, you know, you don't have to go for a very, very high-end one unless you're suffering from psoriasis या eczema. फिर हम prefer करते हैं कि कुछ ऐसे ingredients है, certain ingredients like ceramides and all that you want to look for. Then it becomes like a medication. Then you have to make sure that you're using the correct product. वरना ऐसे ही है तो आप उसमें फिर भी थोड़ा सा, you know, you can lax on it. But I feel skin care cleanser तो एक अच्छा वाला ही use करना चाहिए. हम लोगों ने अभी पिगमेंटेशन की बात कर रहे थे, राइट? तो ये अंडर आई डार्क सर्कल्स इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन इंडिया. सो व्हाट इज द रीजन? तो पहले तो समझना चाहिए कि डार्क सर्कल्स क्यों होता है. डार्क सर्कल से बहुत सारे कंपोनेंट है. एक तो आंखों के नीचे की स्किन है वो पतली हो गई अगर, दूसरी हो गई वहां पे एक्चुअली डार्कनेस है, या वहां पे ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट है, या वहां पे पफिनेस है, या वहां पे लाइंस एंड रिंकल्स है. तो ये यूजुअली कॉजेज होते हैं. तो क्या एक क्रीम लगाने से सारी चीजें चले जाएंगे? नहीं. लेकिन जो आई क्रीम्स है वो स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करती है, थोड़ा सा स्किन को प्लम करती है. स्लाइट स्किन लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से स्किन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है. तो डेफिनेटली डार्क सर्कल्स कैन इम्प्रूव. विल इट गो अवे कम्प्लीटली? नहीं. अगर आपका गड्ढे हैं आंखों के नीचे, आप कितना भी क्रीम लगा लो, कैसे जाएंगे वो? और हमारा जो ये रेस है और जो हमारे फेशियल स्ट्रक्चर है, वहां पे डार्क सर्कल्स आते ही आते हैं आफ्टर सर्टेन एज. वो टियोट्रफ होता ही है विच इज गोइंग टू एक्सेंचुएट डार्क सर्कल्स. तो मेरे पास भी पेशेंट आते जो बोलते नहीं मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स थे, लेकिन 35-40 के बाद बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया. क्योंकि वो एजिंग की वजह से, टियोट्रफ की वजह से, संकन आईज होने की वजह से वो डार्क सर्कल्स और ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं. तो क्या ये सब एक आई क्रीम लगाने से जाएगा? नहीं. लेकिन क्या आपको आई क्रीम नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल नहीं. डेफिनेटली आपके स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, फाइन लाइंस है इंप्रूव होगी, लाइट जो डार्कनिंग है वो कम होगी. मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ आई क्रीम्स अपने पेशेंट्स को. एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए. एक्सपेक्टेशंस ऐसी होनी चाहिए क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं ये वाली आई क्रीम नहीं काम किया, दूसरा वाली काम करेगी, नहीं ये नहीं काम किया, दूसरा वाली काम करेगी. नहीं, आपको पता होना चाहिए आई क्रीम क्या कर सकती है, सो दैट योर एक्सपेक्टेशंस आर रियलिस्टिक, सो यू नो व्हाट यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. अगर आपके एकदम ज्यादा प्रोमिनेंट गड्ढे हैं, वो कैसे आई क्रीम से जाएगी? फिर तो पॉसिबल ही नहीं है. बट थोड़े से रिंकल्स और आई थिंक पफिनेस कम हो सकती है. डेफिनेटली. तो पफिनेस के लिए अगर आप कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करो तो पफिनेस उससे कम होती है. रिंकलिंग जैसे कि यू नो ये आई क्रीम्स जो होते हैं, कुछ प्लम्पिंग इफेक्ट्स, ह्यूमेक्टेंस, हाइलुरोनिक एसिड जो स्किन की क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करती है. रेटिनॉल बेस्ड अंडर आई क्रीम्स भी है जिसकी वजह से थोड़ा सा कोलेजन रीमॉडलिंग की वजह से आपको लगेगा कि यू नो फाइन लाइंस आर इंप्रूविंग. सो वी कैन डेफिनेटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्किन. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आई क्रीम इज अ कंप्लीट वेस्ट, वो बस एक महंगा मॉइस्चराइजर है, यू पेइंग सो मच फॉर अ स्मॉल बॉटल. I tend to disagree to that. There are certain people in whom eye cream can really help. Especially people who have prominent fine lines and wrinkles, जो शुरू हुआ है उनके 20s से ही. Then you need a special eye cream. So there are certain conditions in which eye cream definitely helps in improving the quality of the skin. It might not be for everybody. Everyone might not require it like everything else. लेकिन special population में definitely eye creams help. So I have a problem of puffiness a bit. अभी थोड़ी कम लग रही है तो आई यूज अवर फिक्सरमा की हमारी अंडर आई क्रीम है. इट इज पेपर टाइट. इट्स एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल इन पफिनेस. तो मुझे थोड़ी कम लगती है लगाने पे. कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, पेप्टाइड्स कैन हेल्प. अगर प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स है, आपको लगता है कि एकदम ज्यादा नस दिख रही है आपकी आंखों के नीचे, so using something is vitamin K that can also help. So definitely there is a place. Just keep your expectations realistic. How about body acne? It's also becoming a So we were the first company to launch something on body acne, I remember. तब कोई product मिलता नहीं था market में. Body acne is also a very common problem, especially among youngsters. So I think
awareness तो आ गई है अभी, लोग started treating it, but why it happens? What is the reason? तो बॉडी एक्ने और फेस के एक्ने के कॉजेज यूजुअली सेम ही होते And हैं. how to differentiate it? सो देखिए, बॉडी एक्ने ना कभी कभी अलोन भी प्रेजेंट कर सकता है, सिर्फ बॉडी एक्ने है फेस में कुछ ना हो, और बहुत सारे लोगों को फेस में भी होता है और उसके साथ साथ बॉडी में भी एक्ने होते हैं. तो थोड़े कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए कि पीपल हु आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ वे प्रोटीन or protein powder, they tend to suddenly have a lot of flare of body acne. So if you just started using protein powders and noticed that you suddenly developed a flare of acne on your trunk, so that you have to be careful. तो वो भी एक कारण हो सकती है. दूसरा हो सकता है ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से, जैसे सिंथेटिक फैब्रिक पहनने की वजह से, उसकी रगड़ की वजह से भी कभी कभी ये एक्ने और ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकता है. तो when you talk about body acne, it's not just the back and the chest, sometimes on the buttocks also you develop acne. तो मतलब बॉडी एक्ने जो बॉयज में काफी हमने देखा है, because we also get a lot of boys come to our customer care and they talk about it. तो protein powder is a very big reason. Yes, that is one of the big reasons for developing acne. और ज़्यादा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक जो फेस के एक्ने को भी एग्जैसरबेट कर सकता है, वो बॉडी के एक्ने को भी कर सकता है. तो these are things that you should look into. और यहाँ your product is one that I have prescribed for the longest time for body acne, Salizap spray. तो वो आप बॉडी सिर्फ बैक में नहीं, चेस्ट में, बटक एरिया में भी यूज कर सकते हो. बट सी अगेन विद बॉडी एक्ने ना, अगर आपके बहुत बड़े बड़े निशान है तो सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन से नहीं होगा, ओरल मेडिकेशंस भी लगानी पड़ सकती है. एंड वन अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट ट्रंकल एक्ने, जैसे हमने फेस में इतना अच्छा हील होता है, स्कार में भी अगर आपने लेजर कर लिया उसमें जितना इंप्रूवमेंट होता है ना, बॉडी एक्ने में उतना ज्यादा नहीं होता है. बॉडी के स्कार्स में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता जितना फेस के स्कार्स में होते, क्योंकि हमारा फेस में बहुत अच्छा वैस्कुलैरिटी होती है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, बहुत नरिशमेंट मिलता है वहाँ के स्किन को, तो वो रीमॉडल भी बहुत अच्छे से करता है. लेकिन बैक के स्किन ऐसा नहीं है. वहाँ पे कीलोइड स्कार्स होना, बहुत मोटे मोटे स्कार्स होना, स्पेशली शोल्डर के एरिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है. तो इसीलिए अगर आपकी बॉडी एक्ने तो प्लीज उसको टाइमली ट्रीट करिए, और ऐसे कुछ बेंजोइल पेरोक्साइड वॉशेस यूज करके, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड स्प्रेज यूज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन अगर सीवियर है और बहुत ज्यादा है तो फिर ओरल मेडिकेशंस की जरूरत पड़ेगी. और if they are very hairy, especially boys, do you think they should go for a laser treatment, or is it also a cause of body acne? So see, shaving incorrectly, reverse shaving can definitely exacerbate acne. Okay, but should everybody with body acne go for hair removal? No, not required. But if you want to go for hair removal, definitely laser hair removal does help. If you are somebody who has a lot of body hair and likes to remove it with a trimmer, or you want to shave it on a regular basis, then go for laser hair reduction. Definitely will help. One more thing we have noticed that people use baby products. उन्हें लगता है कि वो safe on baby है, तो it's done with lot of corrections must be done, और उनकी formulation बड़ी safe होगी, बहुत mild होगी, तो वो बेबी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. डू यू थिंक इट्स अ राइट चॉइस फॉर देम? तो देखिए, इसमें अगर आप लोशंस यूज कर रहे हो, क्रीम्स यूज कर रहे हो, दैट इज स्टिल ओके. लेकिन आप बेबी के शैम्पूज यूज कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी आपके स्कैल्प को क्लीन नहीं करेगा, क्योंकि जो बेबी के हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग ही हिसाब से फॉर्मुलेट होते हैं. दे डू नॉट हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट, क्योंकि उनका हेयर भी इतना ज्यादा नहीं होता है, और एकदम माइल्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें जो प्रॉपर्ली स्कैल्प को क्लेंस करने के लिए हेल्पफुल नहीं है. तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हेयर फॉल को लेके जो बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो बेबी शैम्पू यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगता है वो माइल्ड होता है, लेकिन वो इट्स नॉट इनफ टू क्लीन द स्कैल्प प्रॉपर्ली. लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर्स की बात करो तो कर सकते हो, बट कुछ एडेड बेनिफिट है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए जैसे आपकी स्किन चेंज होगी, अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आप अगर इंक्लूड करोगे तो वो ऑयलीनेस को बैलेंस करने में हेल्प करेगी, जो आपको बेबी केयर प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेंगे. बेबी केयर प्रोडक्ट्स आर ओनली फॉर मॉइस्चराइजिंग, नथिंग एल्स. They are only going to moisturize your skin. So if you're looking only as a moisturizer, ठीक है, लेकिन उससे अगर आप कुछ benefits derive करोगे क्या? नहीं. फिर तो आपको proper ऐसे products यूज करने पड़ेंगे जो स्पेसिफिकली अडल्ट के लिए और आपके स्किन टाइप के लिए बने हो. और बेबी क्या है तो बाल तो हार्डली होते हैं, तो बहुत ही माइल्ड क्लेंजिंग की जरूरत. माइल्ड क्लेंजिंग होती है, और बिकॉज यू डोंट वांट देयर आईज टू टियर अप, आल्सो दे यूज इवन माइल्डर क्लेंजर्स मोस्टली विद ऑयल्स. तो वो इतना इफेक्टिवली स्कैल्प को, अडल्ट के स्कैल्प को क्लेंस नहीं करता है. डॉक्टर, लेट्स टॉक अबाउट detangling products. Do you think they really work because they are very popular right now, or do you think there are certain ingredients in the detangling products which work? So see, first we need to understand the process of tanning and what it is. Tanning occurs when the skin is exposed to the sun
and then the skin starts making more melanin, and the melanin that's already produced gets distributed more. Okay, so basically we need certain products that tends to increase the cell turnover of the skin, cause the dead skin layer to shed, so that the ऊपर वाला जो dark skin है वो shed हो जाए and नीचे का जो lighter skin है वो expose हो जाए. That's how detanning should actually work. Do detan packs work like, मतलब जो instant वाले हैं बिल्कुल भी नहीं, उसमें bleach होता है जो आपके hair को bleach कर देगा, तो instantly आपको लगेगा कि fair हो रहा है, लेकिन सिर्फ आपके बाल golden हो रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है. तो क्या इंग्रेडिएंट्स है अगर आपको देखनी चाहिए, भले ही वो डीटैन मास्क में हो या क्रीम्स में हो, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ डीटैन, तो क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपको देखने चाहिए, भले ही वो मास्क में हो या क्रीम्स में हो, जो आपके टैनिंग को कम करे? वो है, आपको देखने चाहिए एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड. ये क्या करता है कि स्किन की जो डेड स्किन लेयर है उसको धीरे धीरे शेड कराता है. उसके साथ साथ अगर कुछ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स है तो और ज्यादा मेलेनिन नहीं बनेगी, लाइक AHAs और BHAs. यस, तो AHAs के साथ साथ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स भी हो. और ध्यान रहेगी जब भी आप कुछ भी क्रीम्स यूज करो टैन को हटाने के लिए, अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा. अगर आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन धूप में उतना ही घूम रहे हो, सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, कैसे आपका रिजल्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं. जब तक सन रहेगी तब तक टैन रहेगी. तो थोड़ा सा टैनिंग तो आप एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस है स्किन में, अगर आप चाहते हो कि टैनिंग हट जाए, तो धूप से बचना, सनस्क्रीन लगाना और ये सब क्रीम्स यूज करना जिसमें हो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स जैसे कि AHA, उसके साथ साथ मे बी कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन, ये वाले इंग्रेडिएंट्स भी अगर है तो डेफिनेटली वो स्किन की टैनिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. और कोलगेट? बिल्कुल भी नहीं. लोग एक्चुअली कोलगेट इतना टैनिंग के लिए नहीं, ज्यादा तो एक्ने के लिए यूज करते हैं. वो अभी तो मैंने नया एक देखा था रील आई सॉ वेयर द पर्सन वाज यूजिंग मिक्सिंग समथिंग इन कोलगेट टूथपेस्ट एंड अप्लाइंग Oh my God, all over their face. अच्छा, मैंने नहीं देखा है आज तक. Yeah. No. तो they think अगर वो दांत सफेद करता है तो शायद स्किन को भी सफेद होगा. Oh my God. So they relate it like that. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो इनेमल है आपके दांत में और स्किन का बैरियर अलग होता है. और प्लीज ऐसी चीजें अपनी स्किन में ना लगाए. वही तो आई थिंक बेकिंग सोडा वो सभी वहीं से आती है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर कुछ करके हम स्किन को उतार दे तो वो आपकी स्किन को बेहतर दिखेगी. नहीं, ऐसे कुछ भी चीजें नहीं लगा सकते हो आप स्किन में जो आपकी स्किन को बर्न कर सकेगी. उससे फिर तो और ज्यादा डार्कनिंग होगी. और हमारा स्किन टाइप ना ऐसा है जहाँ पे कुछ भी इंजरी डार्क कर सकती है स्किन को. तो हमें बहुत केयरफुली स्किन के प्रोडक्ट्स चूज करने चाहिए. इतने हार्श भी नहीं कि आपकी स्किन के बैरियर को डैमेज करे और इरिटेट करे, और इतना माइल्ड भी नहीं कि रिजल्ट ही ना दिखाए. तो दैट्स व्हाई ट्राइंग टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट्स टू सूट योर स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन यू लाइक इंसिस्टेड कि सनस्क्रीन तो लगाना ही चाहिए. Right? और इतने सारे टाइप के सनस्क्रीन है. वी ऑल्सो मेक मेनी टाइप्स, लाइक वी हैव अ केमिकल फ्री सनस्क्रीन विच हैज micronized zinc oxide in FCL skincare. We have silicone based, non-silicone based. Then we have matte finish. We have gel based, oil based. How do you think a person should choose a right sunscreen? So see, choosing a sunscreen depends upon multiple factors. First is your skin type. If you have a dry skin type, go for a cream or a lotion based formulation. If you have a oily combination skin type, go for a gel based formulation. उसके बाद आप देखना कि उसकी SPF क्या है. अगर you're going to be indoors most of the time and have minimal sun exposure, then you can even go for SPF 30. But if you have a lot of sun exposure or you're struggling with dark spots and like we said tanning, you want to get rid of tanning faster, then go for SPF 50 or above. Okay? And also look at the PA value. PA value should be 3+ or more. तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि SPF जो है वो UVB से प्रोटेक्ट करता है और PA वैल्यू जो है वो दर्शाता है कि आपको स्किन को कितना UVA से प्रोटेक्शन मिल रहा है. जो UVA है ना वो करता है इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग. तो इससे भी आपकी स्किन को सेव करना और प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके साथ साथ आप कैसे चूज करोगे? अगर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप है तो आप मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना. मिनरल सनस्क्रीन जैसे आपने बोला माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन, दैट विल सूट ऑल स्किन टाइप्स. सो स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप है, इफ यू आर प्रेग्नेंट, इफ यू आर लैक्टेटिंग, इफ यू वांट टू यूज सनस्क्रीन ऑन चिल्ड्रन, देन वी सजेस्ट यूजिंग अ plain physical sunscreen or a mineral sunscreen. So that works best. तो ऐसे कैटेगरी करके आप चूज कर सकते हो कि कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट रहेगा. And what do you think about tinted sunscreens? So tinted sunscreens I really like for patients with melasma.
उससे तो क्या होता है कि जो विजिबल लाइट की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों को जिसमें मेलाज्मा है या जिनमें स्टबर्न डार्क स्पॉट्स है। हाँ. स्टडीज में देखा गया है कि जितना भी विजिबल लाइट से एक्सपोजर मिलती है, जो विजिबल लाइट की डार्कनिंग है वो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए रहती है एज कम्पेयर टू UVA एंड UVB डार्कनिंग. So that's why using a tinted sunscreen in that population becomes very very important. So yeah, definitely use a tinted sunscreen if you're somebody with melasma. Also tinted का एक अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा फाउंडेशन टाइप फिनिश भी देती है, बहुत अच्छी फिनिश BB क्रीम जैसा भी फिनिश देता है. तो मुझे लोग पूछते हैं कि अगर मुझे मेकअप करना हो तो मैं कैसे करूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर tinted आप सनस्क्रीन यूज करोगे तो थोड़ा सा उससे भी कंसीलिंग हो जाती है. इसके ऊपर आप लाइट मेकअप करोगे तो भी आपके जो स्पॉट्स है वो हाइड हो सकते हैं. तो for those, yes, tinted sunscreen is a good choice. So in shadow we have tinted sunscreen. I always insist and tell girls also that if they are going to office, they can apply a thin layer of a tinted sunscreen because एक वो mild सी layer बना देता है. And plus, you know, they are every time exposed to laptop. So that's also is emitting, you know, blue light. Yeah, so this becomes important for people with stubborn dark spots, melasma, family history of melasma. If you think, you know, you have freckles and if you think you have predisposed to develop melasma, if in the family there is melasma, then definitely you have to be a little more careful than others and use this. Also, tinted sunscreen मैं कैसे प्रेफर करती हूँ, एक लेयर आप अपना रेगुलर सनस्क्रीन का यूज करो, फिर एक पतला सा लेयर tinted sunscreen का यूज करो तो बेटर रहेगा. क्योंकि आप 2 finger length tinted sunscreen का लगाने जाओगे ना तो आपको लगेगा वो बहुत ज्यादा थिक लग रहा है. हाँ, पर वो ना I mean, जो हमारा है वो तो बहुत अच्छे से जेल हो जाता है. I mean, हाँ, तो अगर वो एकदम फ्लूइड tinted सनस्क्रीन है, हाँ, तो अगर क्रीम बेस्ड tinted सनस्क्रीन है तो आप सिर्फ 2 finger length लगाने जाओगे तो बहुत ज्यादा केकी लगेगा. अगर फ्लूइड tinted सनस्क्रीन है तो यस, देन आप 2 finger length लगाओगे तो भी इट गिव्स अ गुड फिनिश. एक और कंप्लेंट हम लोग सुनते हैं कि आई डोंट स्टेप आउट इन द सन एट ऑल, but still I have, you know, pigmentation on my face. So what could be the reason? तो देखिए, स्टेप आउट इन द सन एट ऑल तो हो ही नहीं सकती है. अगर आप खिड़की के सामने बैठ रहे हो तो भी वो सन एक्सपोजर माना जाता है, क्योंकि जो भी UVA रेज आ रहे हैं आपकी खिड़की से वो भी आपकी स्किन को डार्क कर सकती है. अगर आप लाइट्स के नीचे बैठ रहे हो वो भी आप स्किन को थोड़ा डार्क कर सकती है. और देखिए, मतलब भले ही आप एकदम धूप में ना जाए, लेकिन सिटिंग इन द बैल्कनी, पिकिंग अप किड्स, ड्रॉपिंग किड्स, सिटिंग इन द कार, उसमें भी तो सन एक्सपोजर तो होती ही है. You also spoke about hormonal imbalance. Yeah, so that is a definite cause for melasma. That is also one of the reasons. लेकिन सन एक्सपोजर भी हम जो काउंट नहीं करते वो ऐसे इनडायरेक्ट सन एक्सपोजर भी होता है. हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ जो किचन में काम करते हैं ना, उनको भी वो जो हीट में एक्सपोज है उनका भी मेलाज्मा ज्यादा एग्जैस्परेट हो जाता है. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मेलाज्मा थोड़ा बेटर हो जाए तो किचन में ज्यादा गर्म खाने के आसपास भी आप ना काम करें, कुकिंग और वो सबसे भी थोड़ा सा ब्रेक ले, उससे भी आपको मेलाज्मा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा. तो हीट ऑल्सो टेंड्स टू एग्जैस्परेट मेलाज्मा. सो देयर आर सर्टेन यू नो things that can exacerbate melasma other than just sun exposure. तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है. Right. अभी हम लोगों ने फेस पिगमेंटेशन की बात की. हाउ अबाउट बॉडी पिगमेंटेशन? वी हैव अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट. एक्चुअली वी वर द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट फॉर बॉडी पिगमेंटेशन which happens on your elbow, knees और neck पे होता है. It's acanthosis nigricans. पर मैंने देखा हमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है. जनरली पीपल राइट कमेंट्स ऑल्सो कि बहुत देर में काम करता है या काम ही नहीं करता है बिकॉज उन्हें लगता है एक हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए. सो हाउ कैन यू नो मेक पीपल अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम एंड पेशेंस डू दे रिक्वायर, और ये होता किनको है, कैसे होता है? तो एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस इज अ कंडीशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहाँ पे आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है और आपके सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही. तो इंसुलिन जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, फिर स्किन थिक होने लगती है और थिक होने के बाद वो फोल्ड्स बन जाते हैं. तो इसके लिए बोलते हैं एक्यांथोसिस मतलब स्किन थिक हो रही है और नाइग्रिकेंस मतलब वो काले रंग का हो रहा है. तो ये यूजुअली आपको गर्दन में, बगल की एरिया में, ग्रोइंग में, कभी कभी ब्रेस्ट के नीचे भी और फोरहेड के साइड में ऐसी जगह पे देखा जाता है कालापन. ये मेन में मैंने बहुत देखा है, ये फोरहेड मेन में ज्यादा देखने को मिलता है, करेक्ट, रादर देन वुमेन. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज lifestyle changes, losing weight, making sure that you're in a proper body weight. That is very very important. Avoiding junk food, excess sugar intake, processed food, वो बहुत important है. Once that is in the process, उससे ही आपका काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. और जो रेसिड्यूअल है जो स्किन में, वहां पे थिकनिंग और डार्कनिंग है, तो जो आपने बोला निग्रिफिक्स, उसमें ऐसे तत्व है जो स्किन के सेल टर्नओवर को बढ़ाती है, एक्सफोलिएट भी करती है स्किन को. सेल टर्नओवर मतलब क्या हुआ?
जैसे कि रेटिनॉल्स हो गए और AHAs हो गए, जो क्या करता है स्किन के ऊपर की लेयर को हटा देती है, तो जो नीचे का लेयर जल्दी से ऊपर आ जाता है. तो these are certain ingredients that can help in exfoliation and increasing cell turnover. उसके साथ साथ ऐसे ingredients है जो डार्क स्पॉट्स को थोड़ा लाइट करता है. तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली हेल्प्स इन लाइटनिंग द डार्क स्पॉट्स. लेकिन ये कंबाइंड विथ लाइफस्टाइल भी आप रेगुलर बेसिस में करोगे. मैं तो बोलूंगी 6 मंथ से पहले तो आप इतना रिजल्ट इसमें एक्सपेक्ट ना करो. 3 मंथ्स तो लगता है थोड़ा लाइटनिंग दिखने में, लेकिन क्योंकि वो थिक भी है और डार्क भी है, तो पूरा चेंज होते होते उतना टाइम तो लग ही जाता है, 6 मंथ्स जितना. तो रेगुलर बेसिस में यूज करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा. बट नंबर 1 इज लाइफस्टाइल एंड देन सेकेंडरी इज यूजिंग क्रीम्स. द कॉम्बिनेशन विल गिव यू गुड रिजल्ट. तो पेशेंस तो चाहिए. बिल्कुल. स्किन है ही ऐसी चीज जहाँ पे बहुत पेशेंस चाहिए. मुझे लगता है स्किन नहीं, आई मीन पूरा, इफ यू आर हेल्थ इन जनरल, हेल्थ इन जनरल, राइट. टाइम तो देना पड़ेगा उसको अगर आपको उसे ठीक करना है. और देखिए क्या है ना कि अगर आपको मान के चलो हार्टबर्न हो गया या आपको गैस्ट्राइटिस हो गई, तो आपने दवाई खा ली और वो बंद हो गया. आपने देखा पेट में उसने क्या प्रॉब्लम किया है, वहां पे भी तो कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, कुछ दाग छोड़ा होगा, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता कि पेट के अंदर क्या दाग है. तो हमारे स्किन में क्या है कि चलो आपने निशान तो सही कर दी, प्रॉब्लम तो सही कर दी, लेकिन निशान जो है उसको भी सही करना है. तो निशान तो जाते जाते थोड़ा टाइम तो लेगा ही. हर ऑर्गन को, सिर्फ स्किन ही नहीं, हर ऑर्गन में कुछ तो निशान छूट ही जाता है जब भी कुछ इन्फ्लेमेशन होता है. तो बाकियों में हम इतना नहीं ध्यान देते, लेकिन क्योंकि स्किन में हमारा नजर जाता है वहां पे, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही नहीं, उससे छोड़ने वाले दाग को भी सही कर रहे हैं, को करेक्ट करना पड़ेगा. तो फिर इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा ही और पेशेंस भी लगेगा. यू टॉक दैट वाज वेरी डीप एक्चुअली, काफी. क्योंकि जैसे हम लोग, कुछ लोगों को बार बार एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, तो आई थिंक कॉज को करेक्ट करना चाहिए, राइट. वो डाइजीन खाने से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं. स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज. तो वो करेक्ट करना, ईटिंग प्रॉपर मील्स, अवॉइडिंग ओवर ईटिंग, और यू नो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डेफिनेटली डू. तो भाई पेशेंस तो चाहिए बिल्कुल हर चीज में. अगर आपको हेल्दी होना है, क्योंकि देखो इसको ना आपको एक एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल करके देखोगे ना, तो आप एकदम क्विक इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करोगे. अगर आप सोचोगे नहीं अभी मैं 1 हफ्ते के लिए कर लूँ फिर मैं छोड़ दूँ, तब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना. अगर आप इसको लाइफ लॉन्ग अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले हो, तो आप इतना इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे भी नहीं. डॉक्टर आंचल, मुझे याद है व्हेन आई वाज इन स्कूल और इवन इन कॉलेज, मोटी मोटी चोटियां, यू नो, बिग बन्स, अच्छे हेल्दी बाल वाज अ वेरी कॉमन साइट. अभी नहीं है. इट्स स्टिल इन, आई थिंक, tier 3 cities or smaller cities, I still see it, but not in metros. So what could be the reason? Why is so much of hair fall, hair thinning? Why is it? So definitely there is an impact of nutrition, the type of food that we take, the quality of food that we eat, maybe the pesticides that we ingest, and the environmental condition, pollution that we are exposed to, along with hormonal changes that occur today, and inactivity. ये सब डेफिनेटली हेयर को इम्पैक्ट कर रहा है. उसकी वजह से आजकल हेयर लॉस, हेयर थिनिंग हम जल्दी देखते हैं, along with genetic changes. So this could be the reason. But हाँ, आजकल भी बच्चों के तो फिर भी थोड़े से थिक रह सकते हैं बाल, लेकिन विथ एज डेफिनेटली वो थिन हो ही रही है सबकी बाल. तो इसमें स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल. द काइंड ऑफ डाइट वी टेक, all that has an impact, and the lifestyle that we lead all has an impact on the quality and health of hair. Taking too much care may be also a problem. Care in the sense looking, keeping them well, too much of hair dryer or too much of hair, So hair grooming products could cause hair breakage, but will not lead to hair thinning as such. तो ऐसा हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा आपके थोड़े टाइम के लिए ब्रेकेज हो गई, अगर आपने कुछ केराटिन, सिस्टीन, हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा लिया, कलरिंग करा लिया, ग्लोबल कुछ ट्रीटमेंट करा लिया, केमिकल ट्रीटमेंट्स करा लिए, तो उसके वजह से ब्रेकेज थोड़ी सी हो सकती है. लेकिन क्या फॉलिकल को परमानेंटली डैमेज होगी कि ताकि वो वापस ही ना आए? अनलाइकली. आई फील देयर आर अदर फैक्टर्स सच एज लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, व्हिच इज हैविंग अ लार्जर रोल टू प्ले इन आवर हेयर हेल्थ देन जस्ट यूजिंग हेयर केयर प्रोडक्ट्स. So अगर हम लोग स्टेप वाइज देखें, तो person who is losing hair or has a hair thinning problem or mild baldness or let's say alopecia,
स्टेप वाइज इसको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हाँ डेफिनेटली एक बार ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। हाँ एक बार इवैल्यूएशन तो करना ही चाहिए। एक बार इवैल्यूएशन में फिर होता है वी टेस्ट द स्कैल्प प्रॉपर्ली, चेक द स्कैल्प हेल्थ, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन तो है नहीं है, हेयर की क्वालिटी कैसी है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हाँ उनका न्यूट्रिशन क्या क्या खा रहे हैं वो सब हम एक बार देखते हैं। फिर ब्लड टेस्ट चेक करते हैं कि कुछ डेफिशिएंसी तो नहीं है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, जिंक, विटामिन डी, विटामिन B12, even thyroid abnormalities. This also can lead to hair thinning. So ये सब check करने के बाद then we can start them on supplements if required. I'm not a fan of just using supplements or hair gummies. ये सब काम नहीं करते। स्पेशली हेयर गमीज में तो ऐसी चीज़ें है ही नहीं जो अपने आगे बॉडी को लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्टली डेफिशिएंसी होती है आयरन और विटामिन डी की, जो होती ही नहीं है गमीज में। गमीज में होती है बायोटिन, जिसकी डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है वैसे भी। तो आई वुड सजेस्ट कि यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड टेक प्रॉपर सप्लीमेंट्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर योर हेल्थ, विच विल एक्चुअली हेल्प इन योर हेयर हेल्थ। उसके साथ साथ फिर अगर स्कैल्प में कुछ इन्फ्लेमेशन है, डैंड्रफ है, तो उसको सही करना। और कुछ ऐसे हेयर सीरम्स होते हैं जिसमें होते हैं कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, रीडेंसिल, एनागिन, ये सब चीज़ें, पेप्टाइड्स जो स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, हेयर की एंकरेज को स्ट्रॉन्ग करती है, तो डेफिनेटली हेयर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है। राइट, आई थिंक अवेयरनेस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। या और ना जब भी हम हेयर थिनिंग और हेयर फॉल के बारे में बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी हेयर थिनिंग एकदम स्लोली हुआ है ओवर डिकेड्स, तो फुल डेंसिटी आना नामुमकिन है। लेकिन अब अगर आपका सडन हेयर लॉस हुआ है तो फुल डेंसिटी आने के चांसेस आर वेरी हाई। सो दैट्स व्हाई टेल पेशेंट, इफ यू लॉस्ट हेयर इन 6 months, मोस्टली यू विल रिकवर, बट इफ यू लॉस्ट हेयर ओवर 3, 4, 5 years, फिर वो पहले जैसी डेंसिटी आना मुश्किल है। सो दैट्स व्हाई ट्रीट क्विकली when the follicles are still, they can still be stimulated, we can still grow hair, so that's why don't take it too lightly। तो quickly अगर आप इसको evaluate करके proper treatment करोगे तो definitely। तो इसका ये मतलब हुआ, ये तो सब कुछ पे अप्लाई करता है, चाहे एक्ने हो, पिगमेंटेशन हो, ड्राई स्किन हो, हेयर फॉल हो, कि उसको शुरुआत में we should start looking at it in a very serious way and try to fix it, right? बिल्कुल, जितना आप early treat करोगे उतना ज़्यादा better results होंगे। And doctor, how about postpartum hair loss? So severe hair loss होता है उस टाइम। बिल्कुल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी में इंक्रीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो आपके बालों को थिक करता है। सो वुमेन हैव द बेस्ट हेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो जो हार्मोन के कारण से स्टिमुलेट हुए फॉलिकल्स वो चाइल्ड बर्थ के बाद शेड होने लगते। तो यूजुअली स्टार्ट्स इन अबाउट 6 weeks, और वो सबसे सिवियर होता है 2 to 3 months के टाइम पे। जब मेरे पास लड़के आके बोल के कि मैं तो गंजी हो जाऊंगी, इतना ज्यादा बाल झड़ रहा है, डोंट वरी, यू आर नॉट गोना गो बॉल्ड, जस्ट जो बाल थिक हुए थे वही आपके शेड हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम में भी अगर आप कुछ लोशंस ऐसे यूज करोगे और हेयर ग्रोथ सीरम्स यूज करोगे तो डेफिनेटली वो बेटर होगी। और उसके साथ साथ देखो, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन। एंड समटाइम्स व्हाट वुमेन डू इज दे टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उनको पता है बेबी अंदर है। एक बार once the baby is out, they completely neglect their health. They start starving to everything becomes about the baby. They forget to take care of themselves. But you have to understand that the nutrition that you take, the food that you take is very important for the quality of the breast milk also. Absolutely. And they are breastfeeding but not eating enough calories, so that could also be one of the reasons for hair fall. तो अगर आप ये सारे aspect correct करोगे तो definitely it'll help in reducing the hair fall. Right. And how about perimenopause and menopause during that is difficult. Severe hair fall. Yes. So that hair fall can also be due to hormonal changes, changes in nutrition, and could also be because your hormones are declining, your hair will thin. तो मैं जैसे लोगों को बोलती हूँ वी काइंड ऑफ एक्सेप्ट कि हमारा फेस में चेंजेस होगी, स्किन में झुर्रियाँ आएंगी, सैगिंग होगी, थोड़ा सा डार्क सर्कल्स होगा, पफिनेस होगी आईज के नीचे, क्योंकि we see that around and we accept that as a part of aging. लेकिन हम हेयर की एजिंग नहीं एक्सेप्ट करते। हेयर भी एज करता है, सिर्फ ग्रेइंग नहीं होती, थिन भी होती है, फ्रिजी होती है, वेवी होने लगती है, ड्राई होती है, उतनी ज़्यादा शाइनी सिल्की नहीं होती जैसे आपके टीनेज ईयर्स में होते थे या इन 20s and 30s में होते थे। तो मुझे आके बोलते विमेन इन देयर 50s कि मेरे भी इतने लंबे बाल थे, इतने थिक बाल थे और इतने स्ट्रेट बाल थे, अभी सडनली वेवी हो गया। दैट इज अ चेंज ऑफ एजिंग। So hair also ages. Like the skin ages, hair will also age. So that is something that we have to accept over time. But हाँ, अगर आपका prominent thinning हो रहा है, suddenly scalp visible हो रही है, तो there are certain things that we can do to improve that and thicken your hair for sure. So we have a very interesting range,
पता नहीं हमारी सेल्स टीम ने आपको दिखाया है कि नहीं वो प्रोडक्ट, फेम स्पेसिफिक केयर फॉर फेम स्पेसिफिक शैम्पू एंड कंडीशनर. सो वी हैव 4 products: shampoo, conditioner, serum and a tablet. So it works very well for women who are going through any hormonal imbalance. It's for postpartum, perimenopause and menopause. So it works very well. So yeah, good that there are products to Yeah, suit that requirement. Do you think, Dr. Anchal, अभी male pattern baldness has increased या ये पहले से थी? अगर if you go back in history, males always has a habit or maybe culture or tradition था to wear a pagdi or a hat or a wig in England. So was it male baldness was already there or now we have started seeing it more? Both. It was always there and also it has increased in incidence. तो देखिए पहले 30s में अगर baldness होती थी तो people would just accept it, you know. Sometimes they used to say that vertex में thinning is a sign of success. कि आप prosperous हो, इसकी वजह से आपका crown में बाल चले गए. So that was a sign of maturity. Not anymore. Everybody wants hair till their 60s. I get men who come to me in 50s frantic कि उनके बाल thin हो रहे हैं. Before, let's say 2-3 decades back, baldness was accepted, thinning was accepted. आजकल नहीं, जैसे कि हम अच्छे से एज करना चाहते हैं, यू नो, इन ऑल एस्पेक्ट्स, बॉडी को भी फिट करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि बाल भी हमेशा से थिक रहे, जो इज नॉट पॉसिबल. सो या बोथ वेज, हम एक्सेप्ट भी कम करने लगे हैं थिनिंग को और ज़्यादा दिखने भी शुरू हुए हैं. स्पेशली येस, आई डू गेट इवन यंगर बॉयज एज यंग एज 14, 15, 16 coming to me with hair thinning. Yeah, so I've seen 22, 23 young boys, you know, who have lost their hair. Yeah. Yeah. So again, like I said before, could be environmental, genetic, nutritional causes, you know, so much of stress. All this is definitely impacting the hair and the hair quality. So yes, we will have to put them on a kind of hair serums to improve blood flow to the scalp so that the hair becomes thicker. Put them on some nutritional supplements so that the hair quality improves. ये सब करना ही पड़ेगा if they are seeing thinning at a young age. Minoxidil helps? Oh yes, absolutely. Minoxidil definitely helps. It is a proven, time-tested drug that has worked, and it definitely helps in improving. सबसे ज़्यादा मिथ है मिनॉक्सिडिल के बारे में कि अगर आप छोड़ोगे तो और ज़्यादा खराब होता है. ये मिथ बस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोग मिनॉक्सिडिल नहीं यूज़ करते. तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है, स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है ताकि पतले बाल मोटे हो, और जो हेयर टीलोजन में है जो शेड करने वाले हैं वो हेयर को पुश करता है एनाजन फेज के में, ताकि हेयर लंबे भी ग्रो करेंगे लंबे समय के लिए और थोड़ा थिक भी होता है. तो जब आप छोड़ोगे ना तो वो धीरे धीरे फिर से पतले होने शुरू करेंगे. तो मान के चलो अगर आप बॉल्ड होने वाले थे 5 साल में, अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करोगे तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो 10 से 15 साल तक. रिवर्स कर सकते हो क्या? नहीं, बायोलॉजी नहीं चेंज हो रही क्योंकि रोज नए सेल्स बन रहे, तो रोज आपको मिनॉक्सिडिल लगाने की जरूरत है. तो मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद क्या और खराब होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो बचा के रखा है उसने बाल, वो शेड होने की वजह से आपको लग रहा है कि और खराब हो रहा है. नहीं, अगर आप नहीं यूज करते तो और ज्यादा जल्दी जाता. So Fixderma, we are going to launch a Carefall serum with 5% minoxidil, but it has no alcohol. But because doctors were saying that alcohol से बहुत dryness होती है. Yes. So that is also one of the reasons why people used to avoid using minoxidil, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा itching हो जाती थी because the alcohol was irritating the scalp, and also एकदम frizzy सा gritty feeling आता था hair में भी. तो nowadays, yeah, there are non-alcohol based formulations also, but definitely if you have hair thinning, minoxidil is a good lotion to use. Good lotion, right? बारिश तो बंद हो ही नहीं रही है. I don't know when the rains are going to stop. Weather has changed. So winters are coming, of course. So how do you think one should take care of their skin during winters? स्किन में बेसिक आपको चेंजेस करने पड़ेंगे इन विंटर. पहले तो आपका क्लेंजर चेंज करो. यूज समथिंग दैट इज माइल्डर, मोर जेंटल ऑन द स्किन, समथिंग विच इज नॉट टू फूमी, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन भी है ना वो भी लेस ऑयली हो जाती है ड्यूरिंग विंटर, और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो थोड़ा ड्राई की तरह जाती है ड्यूरिंग विंटर, और ड्राई स्किन तो है ही और ज़्यादा ड्राई हो जाती है. तो इसकी वजह से आपको क्लेंजर चेंज करना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर सुबह उठ के आपने सिर्फ पानी से चेहरा धोआ, दैट इज ऑल्सो फाइन. लोग एकदम ऐसे हो जाके सुबह कैसे क्लेंजर ना यूज करे, कि स्किन साफ नहीं होता है, कुछ साफ करने के लिए है ही नहीं आपकी स्किन में रात भर में, तो इसीलिए सिर्फ पानी से धोगे भी, दैट इज ऑल्सो फाइन इफ यू हैव ड्राई स्किन. अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो फिर आप माइल्ड सा क्लेंजर यूज कर सकते हो. तो आपने पहले क्लेंजर चेंज कर ली, फिर उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर चेंज करना. मे बी यू वांट टू गो फॉर समथिंग स्लाइटली थिकर, स्लाइटली मोर मॉइस्चराइजिंग, मे बी समथिंग विद ceramides, with shea butter, cocoa butter, you know, something that is a little more moisturizing with glycerine, hyaluronic acid. तो ऐसी चीजें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने मॉइस्चराइजर में.
सनस्क्रीन यूजुअली हम सेम ही रखते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि और ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप जेल फॉर्मुलेशन से क्रीम में शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन लोगों को भले ही लगे सुबह कि थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो बाय आफ्टरनून दे फील दैट देयर स्किन इज अगेन लुकिंग स्लाइटली ऑन द ऑयलियर साइड, इवन स्पेशली पीपल हु हैव ऑयली स्किन, तो उनको जेल बेस्ड सनस्क्रीन कंटिन्यू करना चाहो तो करे, वरना अगर आपका ड्राई हो रहा है तो सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन भी चेंज आप कर सकते हो। और रात के टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगी कि क्लेंजर आप यूज कर सकते हो जो ही आप यूज कर रहे थे, मॉइस्चराइजर अगेन स्लाइटली थिकर। मॉर्निंग के टाइम फिर भी अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी सनस्क्रीन ही अच्छी है, यू डोंट नीड अ मॉइस्चराइजर, यू कैन स्टिल स्किप। नाइट में कभी मॉइस्चराइजर आप स्किप मत करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिपेयर, फॉर हाइड्रेशन ओवरनाइट, स्पेशली इन विंटर टाइम, एंड ऑल्सो बिकॉज योर स्किन इज रबिंग अगेंस्ट द पिलो केस ओवरनाइट, सो यू वांट सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट फ्रिक्शन। तो इसीलिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप जरूर यूज करना रात को, इतना भी करोगे दैट इज गुड। आई थिंक यू आर डूइंग गुड फॉर योर इनफ, या। और विंटर में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एड़िया, फटे हुए एड़िया लेके, यू नो ड्राइनेस ऑन द फिंगर टिप्स, हैंड्स एंड फीट, तो उसके लिए अलग से एक हैंड क्रीम जिसमें हो यूरिया, ऐसे यूरिया या लैक्टिक एसिड बेस्ड हैंड क्रीम अगर आप यूज करोगे तो दैट विल हेल्प इन हीलिंग योर हैंड्स एंड ऑल्सो योर हील्स। और जिनको एक्जिमा है क्या वो बढ़ जाता है विंटर में? बिल्कुल, एक्जिमा और सोरासिस दोनों बढ़ते हैं विंटर में, तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। फर्स्ट तो आप ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाओगे, जितना गर्म पानी उतना ज़्यादा ऑयल आपकी स्किन से निकलेगा, उतना ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई होगी। तो अवॉइड टेकिंग वेरी हॉट वाटर, लुक वार्म वाटर। कीप योर शावर्स शॉर्ट, हमें आदत होती है 5, 10, 15 मिनट तक शावर लेने की, बिल्कुल नहीं, 2 minutes एंड दैट्स इट। एंड सेव वाटर आल्सो, यस, सेव वाटर एंड दैट्स ऑल यू नीड। और थर्ड है कि लोगों को आदत है घिस घिस के पूरे बॉडी में साबुन लगाने की या बॉडी वॉश लगाने की, जरूरत ही नहीं है। आप अगर डेली बेसिस में वॉश कर रहे हो, सिर्फ आप अंडर आर्म्स और ग्रोइन में ही आप वो बॉडी वॉश यूज करें, बाकी जगह पे पानी से भी यूज करोगे या हफ्ते में एक बार भी साबुन यूज करोगे, दैट्स इनफ। ये समझना भी जरूरी है। उसके बाद रगड़ के टॉवल से वाइप ना करें, जब थोड़ा थोड़ा पानी हो बॉडी में तभी फुल बॉडी में एक लेयर मॉइस्चराइजर यूज करें, इतना करें। और विंटर तो काफी लगती है, दिल्ली में तो काफी ठंड होती है, तो इसीलिए जब आप कुछ वुलन्स यूज करो तो नीचे एक कॉटन का लेयर पहने, उसके ऊपर ही वुलन कपड़े पहने। वुल डायरेक्टली स्किन को टच करता है, वो और ज्यादा इरिटेट करेगा और स्किन को ड्राई करेगा, तो यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड दैट। रात को सोने से पहले फुल बॉडी में मॉइस्चराइजर लगाए, फिर नाइट ड्रेस पहने। इतना करोगे, देखना आपकी स्किन काफी हद तक इम्प्रूव रहेगी। और इनफैक्ट मेरे को तो लगता है खुजली भी नहीं होगी। नहीं, ड्राइनेस इज द नंबर 1 कॉज फॉर इचिंग। तो अगर आप प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करोगे आपको खुजली होगी ही नहीं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने फिक्सर्मा में ड्यूराव मॉइस्चराइजिंग क्रीम लॉन्च की है। सो वी हैव एक्चुअली वी आर फोकसिंग ऑन क्रीम फॉर्म मोर। It's a tub of 250 gram to apply on your entire body, because cream is of course more moisturizing than lotion. The lotion. I have used your lotions. They are good quality, very good quality, and they have for different skin types and skin concern also. Yes. Yeah, so a good body lotion or a cream on the whole body is what you need in winter. So we are really trying to promote it through different channels so that people actually, they incorporate in their daily routine. रोज लगाएं, मतलब 5 मिनट लगते हैं नहाने के बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने में। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, तो नहाने के बाद एक बार लगाओ, देन इज आल्सो ओके। लेकिन अगर आपकी एक्जिमा प्रोन स्किन है, सोरासिस है, कुछ और ऐसे इची लीजन्स है, इक्थायोसिस है, आपको लगता है बहुत ज्यादा स्किन ड्राई है, तो रात को सोने से पहले भी एक बार लगाना, देखना, इट्स लाइफ चेंजिंग। इट विल रियली हेल्प इन इंप्रूविंग योर स्किन एंड यू विल स्लीप वेल। Yeah, it'll actually feel really soothing on the skin. Yeah. Diwali is around the corner. What do you think one should take care of? जबकि हमने बता दिया कि ये पूरा 365 days का प्रोसेस है, ये सिर्फ 5 दिन पहले नहीं करना है, but still, I mean, people would like to know how to get that glowing skin. तो जब भी मुझे पूछते कोई भी ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना चाहिए, स्किन केयर के हिसाब से 2 ही चीजें हैं। एक तो आप जेंटल एक एक्सफोलिएशन कर सकते हो जिससे कि आपकी डेड स्किन हटे, जैसे कि AHA BHA बेस्ड कुछ क्रीम्स यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ मॉइस्चराइजर यूज करो। ओके, तो ये 2 चीज करोगे ना, आपका थोड़ा सा डेड स्किन भी हट गया, थोड़ा सा एक्सफोलिएशन भी हो गया, और आपने ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा लिया, तो थोड़ा प्लम्प, ग्लोई, यूथफुल वो दिखता है। उसके साथ साथ टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, taking fresh fruits and vegetables, making sure you're hydrated, making sure you get at least 7 hours of sleep every day. वो भी important है आपकी skin को healthy और glowy करने के लिए. But how to manage it? I mean, you are going out every night and so that is
So this is one. Maybe post दिवाली ठीक हो सकता है. हाँ, पोस्ट दिवाली अभी देखो, दिवाली में ठीक है एंजॉय कर लो, लेकिन फिर भी मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा आप अपना प्रोटीन इंटेक भी सही रखना. अगर आप प्रोटीन प्रॉपर्ली खाओगे तो आप satiated फील करोगे, तो यू विल नॉट फील लाइक ईटिंग टू मच ऑफ कार्ब्स एंड टू मच ऑफ जंक. तो वो भी एक चीज़ है, तो वो आप ध्यान रखना. इसके अलावा डाइट एंड स्लीप एंड ये मॉइस्चराइजर, इसके अलावा अगर कुछ ऐसे मास्क लगाना चाहते हो तो I'm not a fan of sheet masks, but sometimes, if you want to look just a little hydrated before an event or before a party, then sometimes using maybe a sheet mask or using something that's a thick layer, leave it on your skin for some time, 15-20 minutes, and then washing it off. That can also give a really nice, smooth feel to your skin. So that is something you can do. So you have a beautiful skin. Thank you. And of course you are very fit. You तो बता दिया उसके बारे में कि I was always very thin and now I have put on I don't know where. But anyways, what do you do for your skin? You have wonderful skin. So see, I have a simple routine that I follow, and I also do a lot of procedures because I have a clinic of my own. But nose is yours, right? Yeah. You have a very defined nose. No, this is thanks to my dad. Him and I have the same nose. So yeah, so my skincare routine, see, in the morning, I keep it very, very simple. I have dry skin, so I just wash my face with plain water in the morning. Then because I have melasma, I use some kind of a melasma correction cream in the morning, follow it up with a sunscreen. I never, ever, ever skip a sunscreen. That's it. That's my morning routine. And then I also reapply the sunscreen after 2 to 3 hours. So in the whole day, I apply sunscreen about 2 to 3 times, depending upon what kind of sun exposure I have. Evening, I cleanse thoroughly because I do shoot videos very often. So I do have makeup on. So I use a cleansing balm to clean my eye makeup. And then I wash my face. And then every day I use a cream to reduce my melasma. And then about 3 times in a week, I use a retinoid. I follow that up with a really thick, nourishing layer of moisturizer and an under eye cream. So that is basically what I do for my skin morning and night. Along with that, all, disclosure, I do get botulinum toxin done on my forehead couple of times in a year. I do get IPL treatments. I do get Q-switch NDAC laser done, chemical peels once in a while, because it's there in my clinic. So I do get all this done to kind of maintain my skin. But a routine I never miss out on, no matter what is this. It's very simple. It's nothing fancy, just regular products that you can get easily. But I stick to it. One controversial question. I have seen many doctors, getting fillers done. And some of them are my friends also. But यार वो तो perfect दिखती हैं. पर जब वो लोग जिस पे करते हैं वो नहीं दिखते. क्यों लगता है आपको? There is a reason to it. तो देखो, is it the customer who's to be blamed or the doctor to be blamed? So what is it? And let's not take the name of the celebs, but we have seen certain, swollen face celebs also. So see, I have also done lip filler in the past. Okay. And nobody's been able to make out. Because जब हम अपने फेस में इंजेक्ट करते हैं ना, हमें पता है एग्जैक्टली कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, कितना ml लगाओगे तो नेचुरल रिजल्ट दिखेगा. कभी कभी पेशेंट के एक्सपेक्टेशन से ऐसे होते हैं, उनको चाहिए ही बहुत बड़े लिप्स, उनको चाहिए ही कि वो दिखे. पता नहीं लगता कि वो बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा लगता है. And it's called filler blindness. After a while, see, we are seeing them once in a while. They are seeing their face every single day. When you see it every single day, ना, आपका ब्रेन नहीं पिकअप कर पाता ये सारी चीजें. जैसे कि अगर आपने ओवरफिल कर लिया लिप्स को, मे बी 1-2 दिन, मे बी 1 महीना आपको ओवरफिल लगे, फ्रॉम 2nd-3rd मंथ आपको वो नॉर्मल लगने लगेगा. So doctor, tell me one skincare product which you think one cannot live without. Moisturizer. I feel a good moisturizer is your best friend. Every skin type needs a moisturizer, and it's something that can soothe your skin, calm your skin down, and really be there for you through thick and thin. So I think a good moisturizer. हमेशा बैग में रहना चाहिए, है ना? Right. और एक स्किन केयर ऐसा बताओ which you think should not exist. मतलब बना ही बेकार, उसका कोई रीजन नहीं था बनने के लिए. Scrubs, physical scrubs. I hate physical scrubs. जिसमें वो ग्रिटी मटेरियल हो, वो जैसे एप्रिकॉट स्क्रब हो गया, वो इरिटेट करता है स्किन को. मतलब क्यों है, वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. पर लोगों को लगता है कि उसमें जो मोटा इंग्रेडिएंट है उससे रगड़ने से और अच्छे से साफ होता है. बिल्कुल भी मत करो. एक्चुअली ना, ये ग्रिटी पार्टिकल्स लीड्स टू माइक्रो टेयर्स ऑन द स्किन, और वो समटाइम्स इन आवर स्किन टाइप कैन हील विद डार्क स्पॉट्स. इट कैन एक्चुअली मेक योर स्किन रेड, इरिटेटेड एंड डार्कर ओवर टाइम. तो प्लीज ऐसे फिजिकल स्क्रब्स आप यूज ना करो. ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. एंड वन विच यू हेट or you think because of it exists,
I mean, it exists, people overuse it or they don't know how to use it. I would say like alcohol-based toner. हाँ, टोनर अभी बहुत चेंज हो गया. मुझे लगता है टोनर बिल्कुल भी यूजलेस स्टेप है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा लगता है टोनर यूज करना, बिकॉज नाउ देयर आर रियली गुड क्वालिटी टोनर्स विच आर लाइक हाइड्रेटिंग. लेकिन टोनर बना था आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करने के लिए, और वो हमेशा होती थी थोड़ी अल्कोहल बेस्ड, और वो हमेशा स्किन को ड्राई ही करती थी. तो ऐसे वाले टोनर्स तो मुझे नहीं लगता उसका कोई भी जगह है इन योर स्किन केयर. One very interesting question. So which one you prefer, natural skincare or chemical based skincare? Or let's say science backed skincare? सो जो जिन्होंने भी मेरे एक भी अगर रील देखा हो उसको पता होगा कि डेफिनेटली साइंस बेस्ड स्किन केयर, नो डाउट अबाउट इट. देखो, ऐसी चीज़ फॉलो करो जिसकी प्रॉपर एविडेंस हो, जिसको प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज किया हो, जिसकी प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में क्या इफेक्ट आता है वो पता हो, जिसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी पता हो. लोग बोलते हैं कि नहीं, नेचुरल के साइड इफेक्ट्स नहीं होते. नहीं, बहुत होते. साइड इफेक्ट्स होते पता नहीं है लोगों को, क्योंकि वो इतना स्टडी नहीं किया गया है. तो दैट्स व्हाई आई लाइक साइंटिफिकली बेस्ड प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर प्रॉपरली टेस्टेड, द क्वालिटी इज मेंटेन्ड. वो आप हर ट्यूब में आपको पता है वही रिजल्ट आएगी जो पहले ट्यूब में आई थी. So that reliability is much more. So that is important in order to see results in the long run. Yeah. And they say that natural products, they don't have preservatives, but it won't last. प्रिजर्वेटिव्स के बिना कुछ भी आपके शेल्फ में 30 डेज से ज़्यादा लास्ट करता ही नहीं है. प्रिजर्वेटिव्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज आर फॉर्मुलेटेड इन आइदर वाटर और ऑयल, और जब भी वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ होने का चांसेस होते ही है. तो इसकी वजह से प्रिजर्वेटिव्स आर रिक्वायर्ड इन योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स. So friends, use Fixderma because it's science backed. Thank you so much, Dr. Aanchal, coming all the way to Delhi. Thank you so much. It was wonderful talking to you, and congratulations on completing 15 years with Fixderma. And I hope you continue to make good products that will change the Indian skincare market. And that's my dream, 15 years. And maybe I'm there. Of course, I won't be there, but 150 years. Yeah, that's surely. the dream, yeah. कैसा लगा जब your name got announced and your spinach cake got selected? तुम्हें तो Emily in Paris में होना चाहिए था. Judges were like, you deserved it. I mean, मुझे तो description सुन के लग रहा है you deserved it. तो मुझे लगा तुम बोलोगी सुशी में मैंने खोया भर दिया. अब मेरा मीठा नहीं. केक बाय. Now I'm not running it, but उसका नाम Sweet Batters था उस टाइम पे.